सब आता ही है, तो फिर अंदर जाएगा क्या और वो सीखेगा क्या? बात ही नहीं सीखने को अगर हम तैयार हैं तो काफ़ी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि आज 25 तारीख को भी आज अगर हम बात करें तो 3 रुपए किलो भी बिक रहा है और 13 रुपए किलो भी बिक रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में ही ऐसा हो रहा है ना, 3 रुपए भी बिक रहा है, 13 भी बिक रहा है। पहले क्या होता था कि 5 है तो 7 है, 1-2 रुपए का फर्क आता था, अभी फर्क 10 रुपए का है। तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और ये एकदम छोटी सी लाइन है कि कुछ लोगों ने क्या समझ रखा है कि हम केला 50 साल से कर रहे हैं, तो दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो वहाँ पर आज भी 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा है। कुछ लोगों ने सीखने की चेष्टा रखी है, तो वहाँ 10 रुपए के ऊपर बिक रहा है आज भी माल। हम अगर ये समझें कि चालू किया है क्या? हाँ, बना लो। एक्चुअली दूर है वो। हाँ, मेरा नाम बलराम किशान है और मैं बड़वानी रहता हूँ। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर होगा। बड़वानी और अंजड़ के बीच में एक छोटा गांव है तलुल, वहाँ मैं रहता हूँ। और हम 2006 से किसान पाठशाला चला रहे हैं, फार्मर एजुकेशन। आप अगर स्मार्टफोन चला रहे हैं तो उसमें गूगल पे लिखेंगे किसान पाठशाला, तो 2006 से अभी तक के मेरे सारे पोर्टफोलियो डिटेल्स मिलेंगे कि बलराम और उनकी टीम क्या कर रही है पूरे भारत में। 2010 के बाद मैंने केले को पकड़ने की चेष्टा करी कि अब मैं आगे केले पर बात ज़्यादा करूँगा। 2010 से हमारे वहाँ पर केले की जब गाड़ियाँ लोडिंग होती थी, मैंने 9 और 10 में सीखा केले को बड़वानी में। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ब्राह्मणपुरी में काफ़ी मैं आया हूँ सीखने के लिए। जैसे हम एक बार 8-10 लोग मिल करके छत्तीसगढ़ गए थे डॉक्टर विमल चावड़ा जी का मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो वेजिटेबल में काफ़ी काम करते हैं अभी। पहले छत्तीसगढ़ में केला बहुत होता था। 2011 का मुझे वाकया पता है, 500 रुपये का उनका टिकट था। 3 घंटे उन्होंने लेक्चर दिया था कि केला कैसे अच्छा करना चाहिए। तो हम बड़वानी, तलून, दोनसरा के मिलकर के एक 8 किसान मिल करके तूफान गाड़ी जो चलती है उसमें बैठकर हम छत्तीसगढ़ गए। एक दिन जाने का, वहाँ होटल में रुकना करना सब, 500 उनका टिकट और एक दिन आने का। 4,500 रुपये मेरा खर्च हुआ था 2011 में। उस समय 4,500 मेरे जैसे आदमी के लिए मायने रखते थे। फिर भी इतनी चेष्टा थी कि जाकर के सीखना है। तो ऐसे हम किसान पाठशाला में सीखने सिखाने का काम कर रहे हैं। 2014 में हमने अंजड़ में टिश्यू कल्चर लैब बनाया है, रेवा फ्लोरा के नाम से। वो किसानों का लैब है, 6 किसानों ने मिलकर लैब बनाया है। आप लोगों ने किसी ने YouTube पर मुझे देखा है क्या? हाँ, देखा है। मतलब काफी सारी चीजें तो आपको पता होगी बलराम क्या है। ठीक है, अभी हम यहाँ जो भैया के यहाँ जो बैठकर चर्चा करी है, तो इस दिशा में हम चर्चा में जा रहे हैं कि मेन मुद्दा लगभग सभी किसानों का एक है कि क्या अगले साल केला लगाना चाहिए, क्योंकि पिछला 3 महीने का अनुभव बहुत खट्टा है। और 3 महीने का तो एकदम लेटेस्ट है। ये तो लेटेस्ट है। और फिर ये 3rd वेव आ गई है, तो कोरोना का भी हमें झटका लगा ही है। अब मुद्दा ये है कि हम केला नहीं लगाएंगे तो खेती है, पानी है, करना है कुछ न कुछ, तो क्या लगाओगे? पपीता बिक नहीं रही है, गन्ने का परमिट लेट आता है, कपास में गुलाबी सुंडी पीछा नहीं छोड़ती है, तो करेंगे क्या? जो भी कुछ करेंगे उसको कुछ तो समझ के करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास 15 एकड़ जमीन है तो पूरे 15 एकड़ में क्या करेंगे? क्या 3 एकड़ केला, 3 एकड़ मिर्च, 3 एकड़ मक्का, ऐसा करेंगे तो मक्का में भी इल्ली है। मतलब किसान के पास विडंबना आज की तारीख में ये है हम सबके पास कि ए को छोड़कर बी को पकड़े। तो वो हमारे नाना जी कहते थे पहले, सापड़ी को छोड़कर भूतनी को पकड़ना है। मतलब फसल कौन सी पकड़ना है? अभी यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने अभी कहीं सुना था, आप ब्राह्मणपुरी से है ना, मैंने सुना था कि 2-3 दिन पहले ब्राह्मणपुरी में गांव इकट्ठा हुआ है। उन्होंने तय किया है कि हाँ, आगे आ जाओ, बालकनी में मत बैठो, सामने फ्रंट। हाँ, शायद ब्राह्मणपुरी में किसान इकट्ठे होकर तय किया है कि पीलबाग नहीं रखना है। ऐसा बराबर है ना? तो क्या कारण है उसका? ये पक जाता था, पक जा रहा भैया। और व्यापारी ना आते 300 रुपए में, अभी 200 रुपए कट रहे हैं। 200-300 में
वायरस ये करपो करपा वायरस केला झाड़ पे पक रहा हो, है, घर को पकड़ा। इसके लिए व्यापारी नहीं आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं व्यापारी नहीं आते इसलिए जड़ी नहीं लेंगे। बात छोटी सी है, फाइन ट्यून करके समझ लेना मैं जो बता रहा हूँ। केला पेड़ पे पक रहा है, करपा है, सिगाटोका है, हमको जड़ी लेते नहीं आती है इसलिए जड़ी को लेने व्यापारी नहीं आता है। हकीकत ये है। हम बोलते क्या है, व्यापारी जड़ी नहीं लेने आता इसलिए हम एक ही लेंगे। दोनों में फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क है। अभी ब्राह्मणपुरी में इतने अच्छे सुंदर बड़े बड़े किसान हैं, अगर पूरा ब्राह्मणपुरी की बात करें तो शायद 3 से 5 लाख केला लगता होगा एक ही गांव में, और आसपास मिल करके तो बहुत लगता है। तो अगर ब्राह्मणपुरी या मैं कोई भी गांव बोलूं कि हिंगना अगर एक तय करता है कि हम 5 लाख पौधे हर साल नए खरीदेंगे, विनोद भाई म्हणून विचार विनोद पाटील अगर हर साल नए खरीदेंगे तो हर साल आपके गांव से पैसा कितना बाहर जा रहा है? बात छोटी सी है, हर साल कितना पैसा बाहर जा रहा है इसकी हम कैलकुलेशन बिठा रहे हैं क्या? 5 लाख गुणित 16 रुपए तो 85। एकदम छोटी सी बात है, लेकिन इसको हमने दूसरे तरीके से लिया है। इसको कहते हैं दरवाजे बंद हो गए, हमको सब आता है। या जो आदमी गाइडलाइन दे रहा है, जो आपको हिंगने को गाइड कर रहा है, उसने ये गाइड किया है कि आपके यहाँ 20 साल से 30 साल से केला हो रहा है, आपकी जमीनें खराब हो गई है, अब यहाँ वायरल फंगल सिगाटोका आएगा तो आपने एक ही बार लेना चाहिए। या तो जो गाइडलाइन दे रहा है वो मित्र की ऐसी सलाह होगी और उसको हम मान करके आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी ये माना है कि हमने 35 साल से केला लिया है हिंगना में, अब हमारे यहाँ केला नहीं पकेगा तो फिर पहला क्यों पक रहा है? ये क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्रॉप बिक रहा है सर। फर्स्ट क्यों पक रहा है? क्योंकि आपने पौधे वाले को पैसे दिए 16 रुपए में। क्यों बता रहा हूँ, तो डिसीजन आपने लेना। क्योंकि 16 रुपए पौधे वाले को दिए हैं और साल भर तक उसमें 1261 052 34 13 045 आप साल भर तक दोगे। जड़ी में कम खर्चा लगता है। जड़ी आप अगर लगाना सीख गए, रटून अगर आप लेना सीख गए तो फिर 2-3 साल बाद पौधा खरीदोगे। ऐसे हर साल रिकरिंग रेवेन्यू आता है। मेरा खुद का टिश्यू कल्चर लैब है, 3 करोड़ पौधे हम हर साल बनाते हैं। लॉकडाउन में थोड़ा कम कर दिया अभी, लेकिन ये जैसे मार्केटिंग के आदमी हैं, ये केले की बुकिंगें करते हैं आरकेसी में, ये डीलरों से बात करते हैं, तो इनका पूरा फोकस क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा पौधा कैसे बेचूं और जल्दी बुकिंग लेकर छुट्टी करूं तो घर परिवार के साथ बैठूं। किसानों के पास गाइडलाइनें आई कहां से है? यहाँ पर आपका बच्चा केला लगाना सीख रहा है तो एक तो घर परिवार पापा ने लगाया, दूसरा पड़ोस में काका जी और फैमिली लगा रही है, तीसरा जहां से पौधा खरीद रहे हैं गाइडलाइन का सोर्स क्या है? वो किसी भी कंपनी का XYZ जहां से पौधा खरीद रहे हैं, रेवा से खरीद रहे हैं तो रेवा ने गाइडलाइन दी। दूसरी गाइडलाइन कहां से आती है? जहां से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, खाद दवाई, वो दुकानदार हो सकता है या कोई मित्र हमारे खेत में जाकर के गाइड करेगा तो वो भी एक पर्ची बना के देगा 1000 पौधे पे क्या डालना है। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूं, अपने यहाँ केला लग रहा है ना, आप कितने साल से लगा रहे हैं? 4-5 साल से लगा रहे हैं। तो 5 साल में हम केला लगा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत झटका दिखा तो जो मित्र जहां से फर्टिलाइजर ले रहे हैं उसके यहाँ भले केले का खेत नहीं है, या हमारे पास आपके पास 35,000 पौधे हैं ना, 35,000 पौधों में कितना खर्चा आता होगा? लगभग 80 से 100 रुपए का, 35 लाख का खर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक प्लेटिना गाड़ी लेके आएगा जिसकी 12,000 की तनख्वाह है, जिसने BSc एग्रीकल्चर किया है, वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा, उसको घर पे गेहूं कैसा बोते हैं ये पता नहीं है। ये रियलिटी है, जिसने BSc एग्रीकल्चर किया उसको पूछना गेहूं कैसा बोते हैं, सही बात है। नहीं पता है उसको, क्योंकि वहां पे किताबी ज्ञान दिया है और वो मेकोले जैसा ही सिस्टम है कि प्रोडक्ट बेचने का सारा ज्ञान है। वो मित्र आएगा, भैया को 35 लाख रुपए का खर्चा किया है, वो 12,000 रुपए वाला इनको एक पर्ची दे के जाएगा 1000 पौधे पे क्या डालना है। और ये सिस्टम बना हुआ है, हमारी सबकी मनस्थिति सेट है
भैया वो पर्ची को काउंटर पे लेके जाएंगे, यार ये भाई ने बताया था क्या करूं, वो काउंटर वाला मित्र उसको मैच करेगा, ठीक है ये एक को हटा के दूसरी जोड़ ले, बाकी तो ठीक है। ऐसे खेती हम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई तरीका है? ये रियलिटी है। लेकिन खेती का तरीका जहां तक मैंने समझा, मैं 2006 के बाद खेती में एंटर हुआ और मैंने एग्रीकल्चर किया नहीं, मैंने ITI किया था इलेक्ट्रॉनिक से, और एग्रीकल्चर किया मैंने 19-20 में। आगे आ जाओ, क्योंकि मेरे काफी सारे व्याख्यान अलग अलग जगह होते हैं। आगे आ जाओ ना, बालकनी वालों को चेहरा नहीं दिख मेरे काफी व्याख्यान होते हैं कहीं यूनिवर्सिटियों में, तो कहीं PhD होल्डर भी मेरे पास सीखने के लिए आते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे भारत में चलते रहते हैं। मैं 12 राज्यों में केले पर विशेष तौर पर काम कर रहा हूँ, बाकी जनरल खेती को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बनाए उस पर काम कर रहा हूँ। तो बीच में इश्यू आ रहा था, मतलब एक मेरा यूपी में बरेली में यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, और जैसे आप मित्र बैठे हैं ऐसे 7-8 वहाँ के अलग अलग यूनिवर्सिटियों के डीन बैठे हुए थे। और क्या होता है, आगे से जब ऊपर से प्रेशर है कि बलराम को सुनना पड़ेगा, तो उनकी तो हिम्मत नहीं उठ के जाए। यूपी में एक चर्चा चल रही थी कि उनका यूपी में केले के पौधे को सब्सिडी देना थी गवर्नमेंट को। यूपी में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा पौधा लगता है, तो किसानों ने अलग अलग FPO बना करके कलेक्टर के थ्रू आवेदन दिया कि हमको हमारे क्षेत्र में सब्सिडी चाहिए। तो आगे से कृषि विज्ञान केंद्रों ने बोला कि यूपी में तो पौधा हो नहीं सकता, केला लग ही नहीं सकता, पक ही नहीं सकता। लखीमपुर खीरी नेपाल के पास बॉर्डर पर एक क्षेत्र है, वहां के यूनिवर्सिटी वाले केला लग ही नहीं सकता यहाँ पर। क्यों? यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करता। भाई टेम्परेचर जाता है तो पत्तों पर बर्फ जम जाती है। जब अभी आज का टेम्परेचर, हम यहाँ जर्किन पहन के बैठे हैं, तो बर्फबारी के नीचे वहां कितनी ठंड होगी। और टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, जब गर्मी होती है तो वहां भी 47 डिग्री जाता है। तो किताबी ज्ञान में क्या लिखा है, यूपी में केला नहीं हो सकता। तो उन्होंने आगे लेटर दे दिया, भैया यहाँ केला हो नहीं सकता तो सब्सिडी देके करोगे क्या? क्योंकि जो किताबी ज्ञान से पढ़ाई करके आया है उसकी मजबूरी उसको नौकरी बजाना है, तो वो किताबी ज्ञान के आगे पीछे बात नहीं करेगा, उसी के दायरे में बात करेगा। ये मजबूरी है। तो मेरा एक लेक्चर था, वहां पर मुझे आगे से भेजा गया था कि तुम इन डीनों को सिखाओ या केला हो रहा है। तो और उसके बाद एक हिट भी हुई कि पिछले साल 14 अक्टूबर नवरात्रे के दिन और दूसरे दिन लखीमपुर खीरी में एक मित्र ने 70,000 पौध लगाए हैं। दलजीत सिंह उनका नाम है, बलराम से ही रेवा लेकर के 70,000 पौधे लगाए हैं। वो पंजाब के हैं और पूरा हैप्पी बनाना ने देसाई ग्रुप ने एक्सपोर्ट किया यूपी से। आज के बाद अगर कहीं आप गूगल पे पूछोगे कि यूपी का पहला एक्सपोर्ट कब हुआ और किसके खेत से हुआ और कौन सा पौधा था, तो रेवा प्लस का नाम आएगा। इतिहास बन गया वो। 14 अक्टूबर 2021 को एक्सपोर्ट हुआ है। तो उनको जब मैंने सिखाया, समझाया कि यार यहाँ 3 करोड़ पौधे लग चुके हैं, आप ऐसे आंखें बंद करके, मतलब वो केले के पौधे दिखेंगे नहीं क्या? हर साल यूपी में लगता है। तो आप उस पर शोध करो और नई इबारत लिखो कि यार ठंडी में भी होता है, गर्मी में भी होता है। तो हो क्या रहा है कि यूनिवर्सिटियां और एग्रोनॉमी रियलिटी में किताबी ज्ञान पर ही चलेगी, आप कितना भी कुछ कर लो, और रियल प्रैक्टिकल है वो राइट साइड जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है, इसका ये कतई मतलब नहीं, बेस यही है। लेकिन रियलिटी में किसान के खेत में क्या है, क्योंकि जो किसानों को गाइडलाइन परोसी गई है केले की, सबसे पहले गठान से ही केला लगता था। जब आपने टिश्यू कल्चर आया 99 के बाद, तो उसके पहले भी केला होता था, कंद से केला होता था। आपने कंद लगाया, उसकी 1-2 कटिंग ली, वही कंद खोद करके दूसरे खेत में लगा दिया, उसकी 2-3 कटिंग ली, वही कंद खोद करके तीसरे खेत में लगा दिया। जब टिश्यू कल्चर आया तो एक R&D हुआ, एक प्लेटफॉर्म बना, वो बहुत अच्छा रेवोल्यूशन हुआ। तो 5x5 पर केला लगाने की थीम आई, 5x5 पर लगाना है। तो वही थीम आज तक फॉलो हो रही, वो 99 में आई थी, अभी 2022 है। 99 में
10 जून को बारिश आती थी, इतिहास उठाकर देखो। पिछले साल 10 अगस्त को बारिश आई थी बड़वानी में, मुझे पता नहीं यहाँ पे कब आई, लगभग जुलाई में तो आई नहीं, जुलाई लास्ट अगस्त में आई। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 जुलाई के पहले बारिश आती नहीं, ये रियलिटी है। हम जून को बारिश समझते हैं कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन हकीकत में मई और जून एक हो गया है, गर्मी रहती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितने डिसऑर्डर बन रहे हैं। मक्का हम लगाते थे तो किसी ने सोचा था कि इसको कभी स्प्रे करना पड़ेगा? नहीं। आज की तारीख में 5 स्प्रे करें बगैर इतनी बड़ी होती नहीं, वो भुट्टा तो बाद में आएगा, पहले तो इतनी बड़ी करने के लिए 3 से 5 स्प्रे करना पड़ेंगे, वो नहीं तो इल्ली लग जाएगी। तो ऐसे नई नई बीमारियां बहुत सारी आ रही है, डिसऑर्डर बहुत सारे हो गए हैं। अभी डिसऑर्डर क्या कर रहे हैं, और हमको किसानों को ट्रांसप्लांट किया गया है पैसे कमा करके कंपनियों को देने के लिए, ये रियलिटी है। फर्टिलाइजर ट्रांसप्लांट किया गया, पंजाब से ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया। यूरिया कोई डालना ही चाहता नहीं था, पंजाब से ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे चालू हुआ। पोटाश, डीएपी, यूरिया, ये सारा चालू हुआ। अब किसी भी अच्छे सुलझे हुए नेता का भाषण सुनोगे तो बोलेगा ऑर्गेनिक की तरफ जाओ। मोदी जी भी काफी अभी बोल रहे हैं बार बार, और यूरिया को ताला लगा दो ना, देना बंद कर दो, हम ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो इधर फटती है, वोट नहीं मिलेंगे, इधर बोलेंगे ऑर्गेनिक की तरफ जाओ, क्योंकि वो कंपनियां भी आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं देंगे, नहीं तो वो सारा का सारा एक चक्र है। लेकिन रियलिटी क्या है ये हमको पता नहीं है। तो किसानों के पास गाइडलाइन आई कहाँ से? पौधे बेचने वालों के पास से और फर्टिलाइजर बेचने वालों के पास। ये सारी गाइडलाइन किसके इर्द गिर्द है कि एक बार पौधा लगे, अब मैं केवल केले की बात कर रहा हूँ, एक बार पौधा लगे तो अगले साल रिपीट आपको मंगना चाहिए पौधा, तो कंपनी चलेगी। फर्टिलाइजर जितना आप पहले साल डाल रहे हो, अगले साल उतना कम से कम डले या बढ़ के डले। रटून लेते हो, फर्टिलाइजर कम डलता है। हमारे पास जो रटून है वो 20 पैसे किलो के प्रोडक्शन कास्ट में पकता है। कितना? 1 किलो केला हम जड़ी से 20 पैसे किलो का खर्चा करके पकाते हैं। अगर वो 2 रुपए भी किलो बिकता है तो क्या बेनिफिट है? 1 रुपए 80 पैसे किलो का बेनिफिट है। अब हमारे गांव में जब हम डिसीजन लें कि आज के बाद रटून करेंगे नहीं, तो 20 पैसे की जरूरत ही खत्म, वापस 5 रुपए किलो का खर्चा आएगा ना। फर्स्ट में जमीन तैयार करना है, 28,000 के पौधे खरीदना है, 5 बाय 5, 16 रुपए का एक पौधा, 1750 पौधे। जब माल को हाल भर तो खाना खिलाएंगे, लेकिन माल को निकालेंगे जब और जमीन की तैयारी करेंगे, तो लाट को काट करके बाहर रखना, पत्ते साफ करना, 2 बार रोटावेटर करना, फिर पलटी पलव करना, फिर तीसरी बार रोटावेटर करना, तब जमीन बराबर आएगी। उसके बाद भी कोई ना कोई बच्चा निकल के आएगा तो उसमें भी 25-26 हजार लगते हैं 1 एकड़ में। पौधा खरीदने में भी 25-26 हजार लगते हैं। तो मोटा मोटा 50,000 रुपए 1 एकड़ का तो हमने किस पे खर्च किया? केवल हमारा एक सही डिसीजन लेने की वजह से कि अब रटून नहीं लेंगे। अभी ये मुझे पता नहीं है सही डिसीजन है कि गलत है, आपने जाकर बात करना, बलराम ऐसा बोल रहा था वो हमें समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो केले को लेकर मैं पूरे अभी 24 से 29 तक ताप्ती किनारे पर हूँ और कुछ मीटिंगें ले रहा हूँ। केले में हम एक यूनिटी बना करके आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। शायद आप काफी समय से केला कर रहे होंगे तो बहुत सारी जानकारियां तो आपको होगी, लेकिन मेन जो फैक्ट है वो क्वालिटी के पैरामीटर का फैक्ट है कि कोरोना के आने के बाद लॉकडाउन जो फर्स्ट लगा, आई जाओ राजबाबू बाबा चांद भाई जाओ અને જા બોલી नहीं कहना लॉकडाउन जो फर्स्ट लगा उसके बाद से जिनको भी केला खरीदना है उन्होंने कुछ लाइनें बना ली। अच्छा ही खरीदेंगे वरना रुकेंगे। पैसे ज्यादा देने वाली कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एरिया है, मदर डेयरी है, रिलायंस है, किंगशाइन बनाना है, वीआईपी बनाना है। ये जो बॉक्स पैकिंग में उत्तर भारत को केला खिलाते हैं। केजीएफ केला है जो आपके जम्मू कश्मीर में केला खिलाता है। तो ये जो कुछ बॉक्स पैकिंग वाले हैं, जहाँ केला होता ही नहीं, बहुत ठंडी है, वहां पर केले को रेट मिलता है।
तो लॉकडाउन के बाद उन्होंने भी डिसीजन ले लिया कि अब क्वालिटी को बुलाएंगे, बाकी रुकेंगे। इसके बाद में रेट देने वाले हैं एक्सपोर्टर, जो गल्फ कंट्री में माल भेजते हैं, तो वो थोड़ा इनसे और 10 पैसा ज्यादा देते हैं। इसके बाद में नीचे आता है कि दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में जो चेम्बर लगा के बैठे हैं वो पका करके कॉलोनियों में ठेले के थ्रू केला बेचते हैं, और मॉल कई सारे आ गए हैं। और लॉकडाउन के बाद एक सुंदर बात क्या हुई है, होम डिलीवरी वाली चीजें बढ़ गई है। ऐप आ गए हैं हर शहर में, ऐप के थ्रू ऑर्डर करो, खाना घर पे आ जाएगा, सब्जी घर पे आ जाएगी, पपीता चाहिए घर पे आ जाएगा, बिग बास्केट केला चाहिए घर पे आ जाएगा। हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा शहर बचा नहीं। इंदौर मध्य प्रदेश में बहुत बड़े शहर में नहीं आता है, लेकिन एमपी का कैपिटल है। जलगांव ये बड़े शहर से थोड़ा एक कदम नीचे है, छोटे शहर से बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बिग बास्केट है। आप इंदौर में एक ऐप डाउनलोड करो बिग बास्केट की, आपको 6 केले चाहिए, ऑर्डर करो, घर पे देने आ जाएंगे। ये लॉकडाउन के बाद ऐसी प्रक्रियाएं बन गई है। जब केला आपके घर पे आ रहा है तो आप उसको पैसे कब दोगे या जाने कब दोगे, जब उसमें सुंदरता है, गड़बड़ी नहीं है, दिखने में अच्छा है। खाओगे तो बाद में, अंदर लेने के बाद, दिखने में गड़बड़ी नहीं। लॉकडाउन के बाद हम में भी अवेयरनेस आई है, गांव तक मास्क लगा के घूमना है और बाहर ज्यादा सड़ी गली चीजें नहीं खाना है। अगर आप यहाँ से शिरपुर गए और घर से भाभी का फोन आ गया कि 2 दर्जन केले लेके आना, सामने ठेले 5 लगे हैं, किस ठेले पे जाएंगे? अच्छे वाले, जो सुंदर दिख रहा है, जो दूर से आई कैचिंग है, हल्दी पीला कलर है, जिसमें ज्यादा काला पीला नहीं लगा है, उसी के पास पहुंचेंगे ना। तो जब हमको सुंदर चाहिए तो हम किसी को खिलाना चाहते हैं तो उनको भी सुंदर ही दो ना। लॉकडाउन ने काफी सारी प्रक्रियाएं पूरे हिंदुस्तान की बदल दी है, इसलिए कुछ लोगों को डिसीजन लेना पड़ रहा है कि अभी जड़ी नहीं लेंगे, तो वो नौबत अपने गांव तक नहीं आ जाए। पहली बात बाद में जाओगे। ऐसे डिसीजन हो गए हैं कई गांवों में, तो वो आ सकती है। केले को चाहिए, वो अगर हम करेंगे तो कभी ये नौबत नहीं आएगी कि हमारे खेतों में दिक्कतें हैं, और एक ही बार केला लगाकर अनेक साल तक ले सकते हैं। मैंने कई साल नहीं बोला और गिनती नहीं बताई, शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना। मैंने बोला अनेक साल तक ले सकते हैं। डिसीजन आप लोगों को लेना है। केला और गन्ना 2 ऐसी फसलें हैं कि जीवन में एक ही बार लगाना चाहिए, अगर सही से हम समझ गए तो। जब तक नहीं समझे, जब तक थोड़ा सा सीखते रहेंगे। उसका कारण बतलाता हूं मैं। आप लोगों ने देसाई ग्रुप का नाम सुना है? हैप्पी बनाना के नाम से वो बॉक्स पैकिंग करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े केला खरीदार है देसाई ग्रुप, जो केले को सबसे ज्यादा खरीदते हैं। मैंने 2010 में डिसीजन लिया कि केले की खेती करना है। 2010 में मैंने सेल्फ डिसीजन लिया। मैंने क्यों डिसीजन लिया कि मैंने देखा कि एग्रीकल्चर में मुझे जाना था, इलेक्ट्रॉनिक मेरा छूट गया था, खेती कर रहा था। तो मैंने सोचा कौन सी फसलों में पैसा ज्यादा है और कौन सी राजा फसल है। ये दोनों को मैच करता है केला। इनकम बहुत अच्छी है और मस्त राजा चाल में चलता है। कोई हड़बड़ाहट नहीं कि कल 25 मजदूर चाहिए, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। एकदम शांति से आज का काम कल करेंगे तो भी चल सकता है, पैसा एक ठोक आएगा। मैंने जैसे ब्राह्मणपुरी है वहां विजिट किया, ऐसे कई गांवों में विजिट किया, तो मैंने क्या देखा पता है केले में, कि जो गांव केले वाला 50 साल से 25 साल से 20 साल से केला कर रहा है, उनके यहाँ केवलू के मकान नहीं, सीमेंट कंक्रीट है। कुछ मकानों में बाहर से एसी दिखता है, मतलब गांव का डिजाइन अलग दिखता है। तो मेरी 2010 में मनस्थिति बनी कि बलराम आपने को केले की खेती करना है। कपास, सोयाबीन, मक्की, टमाटर कुछ नहीं मिलने वाला। तो उस समय से केले में घुसा। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि केला क्या होता है। अभी किसान की गलती नहीं है, किसान खेती करता है ना, तो किस तरीके से करता है कि हिंगने में रमेश काका का केला 3 एकड़ में 15 लाख का हुआ, तो मुझे भी केला लगाना है।
किसान इस तरीके से खेती चालू करता है, जबकि ये तरीका गलत है। वो रमेश काका ने 3 एकड़ में क्या कबड्डी खेली है वो रमेश काका को पता है। उस समय चांस लग गया, वजन आ गया, तुक्का चल गया कि भाव 15 रुपए का मिल गया, तो 3 एकड़ में 15 लाख आया ना। अभी किसान खेती ऐसे कर रहा है। आज की परिस्थिति क्या है, 3 साल लॉकडाउन के हो गए, 3 महीना अभी 2 रुपए 5 रुपए के हो गए, तो कुछ लोगों ने बुकिंग कर रखी थी वो भी कैंसिल कर रहे हैं। मतलब नया तो सोच ही नहीं रहा है, जिसने बुकिंग कर रही थी वो भी कैंसिल कर रहे हैं। और सुंदर बात मैं बतला दूं आपको, जो 50-50 एकड़ का केला लगाते हैं वो 60-70 एकड़ का लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास डेटा है। वो हम टिश्यू कल्चर वालों को पूछते हैं कि कितनी बुकिंग आई है। जब 2 रुपए का रेट हो ना तब बढ़ाना चाहिए। हम बढ़ाते हैं जब 17-18 रुपए का रेट होता है, जब तो अगले साल दिक्कत में आते हैं। ये रियलिटी है। तो मैंने जब 10 में समझा कि मुझे केले की खेती पे जाना चाहिए, तो मैंने R&D किया कि केला होता कैसे है। तो हिंदुस्तान का भी केला देखा, सीखा, और हिंदुस्तान के बाहर का भी सीखा। तो नया जो आता है उसने पहले सीखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट को मैंने पकड़ा कि कौन है, तो 2011 में नाम निकल के आया देसाई ग्रुप। तो देसाई ग्रुप खुद केला कैसे करता है, उनकी खुद की भी खेती है। आप यहां से राजपीपला जाओगे गुजरात, तो राजपीपला और बड़ौदा के बीच में एक गांव आता है डबोई। डबोई के पास एक गांव है चनवाड़ा, डबोई से 3 किलोमीटर पहले राजपीपला तरफ। 2011 में मैंने देसाई ग्रुप का प्लाट विजिट किया 2011 में। तो क्या देखा विजिट करके, फेसबुक पर आप अगर मेरी आईडी पे जाओगे बलराम किसान पे, तो 2011 लास्ट का मैंने फोटो डाल रखा है जो हमने उस प्लॉट का लिया था। तो एक पहला पौधा खड़ा है जिसकी कटिंग चालू है, कटिंग हो रही है, एक पेड़ खड़ा है। उसके बाजू में उससे लग करके उसका लाम खड़ा है, क्या बोलते हो, पील खड़ा है जो 6 फीट की हाइट का है। पहला कट रहा है, बच्चा 6 फीट का है, और तीसरा छोड़ के रखा है, तीसरा छोड़ के रखा है। ये 2011 में मैंने देसाई ग्रुप के प्लाट पे देखा। पहला कटिंग चालू है, दूसरा 6 फीट का है, तीसरा छोड़ के रखा है। 1 एकड़ में 900 पौधे। कितने? 900। हम लगाते हैं 1450, 5 बाय 5, 5 बाय 6 1450, 5 बाय 5 1750। क्योंकि हमें तो गाइडलाइन यहां से आई है जो पौधे बेचते हैं। देसाई ग्रुप को तो उसने तो कंपनी बनाई है ना। 125 एकड़ का प्लाट, 3 एकड़ का नहीं है, 125 एकड़ का प्लॉट, 1 एकड़ में 900 पौधे। गाइड करने आता है बाहर से, जो फिलीपींस का आदमी है वो गाइडलाइन देने आता है। तो वो हमने 2011 में देखा, फिर सीखा कि यार ये क्या है। फिर गांव के किसानों को देखा कि 5 बाय 5 लगा रहे हैं, ये अलग ही तरीके से 7 बाय 7 लगा रहे हैं, ये क्या फंदा क्या है ये। पहला कटा 10 महीने में, दूसरी हर कटिंग 6 महीने में, हर कटिंग 6 महीने में। हम कितने दिन में लेते हैं? 10 महीने। पहली 10वें में चालू होती है, 11वें में खत्म होती है। दूसरी कटिंग कब आएगी उसका पता नहीं, आगे पीछे हो जाती है थोड़ा बहुत। जो 100 किसान है उसमें से 2 किसान वापस साल में ले लेते हैं, 8 महीने 10 महीने में। 98 किसान 1.5 साल में लेते हैं। और 10,000 पौधे में से 37 कटते हैं, 3,000 कटते नहीं जड़ी में। ये 98 किसानों की। आप तो बहुत अच्छा लेते होंगे, 2-3 किसान उसमें अलग रहते हैं जो थोड़ा ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा कब छोड़ना है। क्योंकि आप मजदूर के साथ नहीं गए तो बच्चा गलत छूट जाएगा, तो आपकी कटिंग आगे पीछे आ जाएगी। बच्चा छोड़ना मतलब आपका 16 रुपए का पौधा है, वो उस समय जो किसान खेत में घूम गया उसका सही टाइम पे आएगा। तो 2011 में मैंने ये देखा कि देसाई ग्रुप क्या कर रहा है, जो एक्सपोर्ट करता है, जो डोमेस्टिक में मदर डेयरी, रिलायंस और बड़े बड़े मॉल में केला सप्लाई करता है, उसकी जड़ी तड़ी चौथी 5वीं सब जाती है। किसान की जड़ी कटती नहीं, 2 रुपए कम किसान की। और कंपनी वाले का 125 एकड़ का प्लॉट है, वो जड़ी तड़ी चौथी 5वीं एक्सपोर्ट करता है। वो प्लॉट 2011 में जो मैंने विजिट किया, उसी प्लॉट को 2019 में मेरे एक मित्र हैं लक्ष्मण अहिर, सूरत कामरेज के हैं, बहुत बड़ा केला का व्यापार करते हैं वो, महावीर केले के नाम से उनका काम है।
कुछ आपके मित्र अगर कामरेज में हो तो उनको पूछो लक्ष्मण अहिर कौन है, बड़ी हस्ती है। 2019 में अभी 20 के लगभग देसाई ग्रुप से उन्होंने 125 एकड़ टेक ओवर किया। तो 2010 से 2020 तक तो देसाई ग्रुप ने उस प्लाट को चलाया, 17 कटिंग ली। कितनी? 10 साल तक एक ही खेत में एक ही बार केला लगा करके 17 कटिंग ली, एक्सपोर्ट भी किया, डोमेस्टिक में भी दिया, सब कुछ किया। 2020 के बाद से लक्ष्मण अहिर ने टेक ओवर किया, पूरे खेत को रोटावेटर चलाया, नया पौधा लगाया, 20 में भी माल काटा, अभी 21 में भी माल काटेगा और आगे 10 साल और चलाएगा। प्लाट अभी खड़ा है 125 एकड़, जाकर देख सकते हो। हम किसान अगर कंपनी के दिमाग के हिसाब से हम अगर खेती करेंगे तो हमको क्या चाहिए वो भी मिलेगा, उस केले को क्या चाहिए वो भी मिलेगा। ये रियलिटी है। शायद आप लोगों को बाउंसर जा रहा होगा, इसलिए मैं नाम दर्ज और एड्रेस सहित बता रहा हूं। ठीक है। अभी भैया ने 35,000 खोड़ लगाए हैं रेवा के, 5x7 पर है और इनको ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ छोटा ले लिया है। बलराम ने बोला था 5x9, अभी समझ में आया है, तो अब अगली फसल लगाएंगे तो 5x9 पर लगाएंगे। 1 एकड़ में 968 पौधे। अगर ऐसी खेती करेंगे कि हम एक ही खेत में जो फसल ले रहे हैं उसको रिपीटेशन करने में फंगल, वायरल, सिगाटोका बीमारियां न आए तो हम रिपीट कर पाएंगे। तो उसकी विधि अलग है। हमें अभी तक जो विधियां दी गई है 5 फीट बेड बना करके पौधा लगाना है, या जो नए आते हैं उनको घर से प्रेशर होता है कि पौधा गिर जाता है तो 5 फीट पे नाली बनाकर पौधा लगाना है। एक तो बेड पे लगाएंगे या दूसरे नाली में लगाएंगे 5 फीट। दूसरी तरफ नया 5 इंच पे जाएगा, कोई अलग आ गया तो 6 पे जाएगा। या अगर हमने थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा ले लिया बलराम जैसों की सुन करके तो उल्टा कर देंगे, 6x5 कर देंगे या 7x5 कर देंगे। अभी नंदुरबार में ज्यादा यही हो रहा है। शादा में 7 फीट पे ड्रिप, 5 फीट पे पौधा, वैसे ही लगा। हाँ। ये मैं सबूत इसलिए दे रहा हूँ। लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5। आपके यहाँ क्या लगता है हिंगने में? 7-5 भी लगता है। 7-5, 6-5। लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 5। 7 भी लगाते, 6 7-5 भी लगाते हैं। और 7 भी लगा देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब 6-5 बहुत हो गया, थोड़ा एक्सपोर्ट करेंगे, अच्छी क्वालिटी बनाएंगे तो 7-5 लगा देते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये दोनों ग्राफ ठीक है, वो खुद को R&D करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 1000% गलत है, 10-20% नहीं बोल रहा हूँ मैं। कितना बताया? 1000% गलत है। अगर इसी ग्राफ पे चलेंगे तो कुछ समय बाद आप डिसीजन लोगे ब्राह्मणपुरी जैसा कि अब हम पीलबाग नहीं लेंगे क्योंकि उसका रेट नहीं मिलता। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अब हमको पीलबाग लेते नहीं आता तो हम नहीं ले रहे हैं। कबूल करना चाहिए। उसमें गलती क्या है? जो नहीं आ रहा है, अगर बलराम को मिर्ची का डोज देते नहीं आता है तो बलराम बोलता है मिर्ची के लिए मेरे पास गाइडलाइन नहीं है। बलराम को केले में आता है तो केले का हाँ ठीक है मैं दे सकता हूँ जितना आता है। तो बहुत सारे किसान कबूल करने में अभी पीछे हट रहे हैं, तो नुकसान खुद का है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर हम केले की खेती कर रहे हैं तो कम से कम उसकी 3 कटिंग हम ले नहीं सकते तो फिर आपको घाटा जाता है। तुक्का चल गया कभी किसी साल तो केले में तुक्का चलता है 4थे-5वें साल। 4थे साल लमसम मिलेगा, उसके बाद कम मिलेगा, उसके बाद कम मिलेगा, 1 साल घर से लेके जाएगा, वापस 4थे साल अच्छा मिलेगा। ये ऐसे केले में तुक्का चलता है 4थे साल। और जो घर से ले जाने वाली पारी में बैठ गया वो 3-4 साल लगाएगा नहीं, वापस उसी साल आएगा जब वापस उसकी पारी फेल होगी। ये केले की रियलिटी है। ये रियलिटी है ना। वो बेचारा पहले अटका, पापा ने डांटा, तू घर से ले गया 2-3 लाख रुपए, ये 3 एकड़ में लगा दिए, 1.5 लाख ही जाए वापस। अभी तो मक्का लगा, वापस 3 साल में हिम्मत करेगा, पापा उसका पका, ताऊजी का पका, अंकल का पका, और 4थे साल में बैठेगा। वो ऐसा कभी कभी भौरा रहता है। उसका भी कुछ इलाज नहीं है, वो सिस्टम में हो जाती है गड़बड़ी। तो अगर हम केला कर रहे हैं तो निरंतरता पे रहेंगे, तो 4 साल का परता बिठाएंगे
तो 8 रुपए के नीचे रेट नहीं आएगा। और हम लगभग हाईटेक जो किसान है वो 5 रुपए तक खर्चा करते हैं, जनरल किसान है वो 2.5 से 3 रुपए तक खर्चा करते हैं। पर केजी की बात कर रहा हूं प्रोडक्शन कास्ट में। मतलब थोड़ा सा हमने और अच्छा करने की चेष्टा करी, फ्रूट केयर किया, फलाना ढिमका, वाटर सॉल्युबल चलाया, तो हमारा खर्चा 4 रुपए तक पहुंच जाएगा पर केजी। और एवरेज पड़ता देखोगे तो 8 रुपए के नीचे नहीं आता है। कभी 15 में बेचा, कभी 12 में बेचा, कभी 6 में बेचा, ऐसा 8 रुपए का पड़ता बैठता है। तो केले की खेती ठीक है, की जा सकती है और जीवन भर कर सकते हैं। अभी मुद्दा यह है कि बलराम ने इतना प्रवचन दिया, लेकिन कल मेरे गांव में 3 रुपए किलो मांग रहा है, उसको क्या करूं? है ना मुद्दा ये। तो आप निकलोगे? हाँ, ठीक है ठीक है, हम चर्चा करके फिर निकलेंगे। मैंने आपके गांव का कमेटी का ग्रुप बना दिया है, आपको एडमिन रखा है। तो जो फार्मर मेरी विचारधारा पे चलना चाहें उनको ऐड कीजिए आप। ये लोग सब रह जाएंगे इसमें। यहाँ का हिंगने का ग्रुप अलग बनाएंगे, उसमें आपको रखूंगा मैं। अच्छा हाँ। वो जो आपका गांव है ना देऊर, हाँ। देऊर सेल्फ देऊर, हिंगने में ये अभी मेरे को जाते तक कितना झेलेंगे ये डिसाइड करेंगे कि बलराम के साथ चलना है। तो ये मेरे जाने के बाद आपको फीडबैक दे देंगे कि ठीक आदमी को पकड़ के लाए। तो फिर उस ग्रुप में इनको ऐड कर लेंगे जो अपने साथ चलना चाहेंगे। ठीक है ना? तो व्यापारी का भी और जो हाँ सारा मैं बतलाता हूँ, सारी लाइनें कुछ छोड़ूंगा नहीं। ये कितनी देर बैठेंगे, मुद्दा ये। सुबह तक बैठेंगे ना। मिल रहा फिर क्या? कुछ हम आगे कमेटी बना करके बढ़ रहे हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो भैया के साथ हम कर रहे हैं वहाँ पर देऊर में, वो बातें बतलाता हूँ। मेरी स्टाइल समझ में, मैं किस स्टाइल में काम करता हूँ इतना समझ में आया ना। बाकी मुझे समझना है तो सबके पास स्मार्टफोन है, वो टच स्क्रीन वाला, उस पर यूट्यूब भी आप देखते होंगे ना, कुछ न्यूज गाने वगैरह कुछ ना कुछ। तो उसमें लिखना है किसान पाठशाला, तो मेरा चैनल आएगा, उसके नीचे लाल कलर का बटन है, उसको टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि बलराम पूरे भारत में कहाँ क्या गुल खिला रहा है। तो आप देखते रहोगे। तो अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ जा रहा है तो फिर बलराम को छोड़ सकते हैं, सही जा रहा है तो बलराम के साथ ज्यादा लंबा चल सकते हैं। तो एक मुझे जानने के लिए मैं गूगल पे हूँ, बलराम किसान के नाम से आप दबाइएगा। अभी हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जो रेट वाला फैक्टर है कि रेट 3 रुपए और 13 रुपए है, ये थोड़ा सा स्टेब्लिश हो, इसके लिए क्या है। तो पूरे भारत के कई सारे व्यापारी मेरे साथ हैं और आपके गांव में भी कई सारे व्यापारी होंगे जो आपका माल काट रहे होंगे। कितने व्यापारी यहाँ का माल काटते हैं? 5-7 सिरपुर वाले भी आकर काटते हैं। शिरपुर का भी चोपड़ा का गोभी वाला है, शिरपुर का शर्मा है वो। सिरपुर में 2 लोग मेरे से जुड़े हैं, शर्मा केला और आपका ओंकार अन्ना, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार अन्ना तो मेरी गाड़ियाँ भी लोड कर रहे हैं अभी। और चोपड़ा में महमूद बागवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरी गाड़ियाँ भी लोड करते हैं। गोपी केला भी कभी कभी अटकते हैं तो हम साथ में गाड़ियाँ लोड करते हैं। तो डोमेस्टिक के लोकल व्यापारी जो आपके पास हैं पहले, तो उन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में जितनी जरूरत हम किसानों को केले की खेती करके पैसे कमाने की है, उतनी ही जरूरत व्यापारी को अच्छा माल बेच करके उसकी साइकिल बनाने की है कि पर डे अच्छा माल मिले। हमसे ज्यादा जरूरत उनको है, क्योंकि हमारे पास तो और मक्का भी है ना, सोयाबीन भी है। उनके पास केवल केले की गाड़ी लोड करने के अलावा कहीं काम नहीं है। तो जितनी जरूरत हमको है ना, इतनी ही जरूरत उनको है, ये तो आप पहले समझ लो। अब अगर व्यापारी हमारे हिंगने में 5 रुपए का रेट दे रहा है, तो फिर उसके साथ और अच्छे से बैठकर समझना है कि यार तेंबुरनी में 13 रुपए का रेट है, यावल में 10.5 रुपए का रेट है। परसों हमारी गाड़ी कटी यावल 0 चिलिंग 10 रुपए 41 पैसे की, रेवा के प्लॉट से। तेंबुरनी में रटून का माल कटा 12 रुपए 51 पैसे में, रेवा प्लस का माल जड़ी का कटा। तो पिलबाग, हाँ, तो अभी 4 दिन पहले की स्टोरी है, मैंने यूट्यूब पर डाला है उसको। तो उस व्यापारी के साथ बैठना है हमको, गांव वालों को, कि यहाँ हिंगने का माल 5 रुपए में क्यों ले रहे हो। उससे पूछना है, वो कारण बताएगा आपको। एक्चुअल में हम पूछ रहे हैं जो पौधा बेच रहा है उसको, हम पूछ रहे हैं जो खाद बेच रहा है उसको। इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है।
पूछना किससे? जो पैसे देने वाला है उससे। मेरे को पैसे ज्यादा किधर से मिलेंगे? मैं क्या करूं? मेरे खेत में मैं क्या बदलाव करूं? मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। भाई आप जो बोलोगे वो कर लूंगा, मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, क्या करूं? ये उसका काम है, वो बतलाएगा। रेट मिलता है जहां भी माल जाएगा उस माल की कलर, शाइनिंग, क्वालिटी, लेंथ और लंबी चाल के होने से। लंबी चाल समझते हैं? नहीं, वो अलग हो गया। वादा मतलब केला लंबा, लंबी चाल मतलब जैसे आपके यहाँ आज माल कटा, टिको ज्यादा दिन तक। मैं इतना डीपली इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैंने केले की खेती करी। मेरे घर में पानी नहीं था तो घर में नहीं किया, लोगों के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके खेती करी थी 2010-11 में। उसके बाद मुझे समझ में आया कि खेत में काम करने से ज्यादा माल बेचने में पैसा है। तो मैंने 11 से लेकर 14 तक केले की लोडिंग करी। 11-12 गाड़ी पर डे की मैं बनाता था 14 तक। 14 के बाद रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर लैब आया तो लोडिंग का काम मैंने साथियों को दे दिया कि आप करो। फिर मैं टिश्यू कल्चर का काम देखने लगा और पूरे भारत में हम 11-12 राज्यों में केले के पौधे बेचते हैं, गाइडलाइन देते हैं और माल बिकवाने का रास्ता बतलाते हैं। तो 14 के बाद मैंने लोडिंग बंद कर दी। अभी 1 साल पिछले से वापस लोडिंग हमारे ग्रुप ने चालू करी है। मैं गाइडेंस देता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, खुद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जो डीपली बतला रहा हूँ ना कि होता क्या है, वो मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बतला पा रहा हूँ। खेतों में किसानों के घर घर जाकर के माल के सौदे भी किए हैं, तो वो सारे अनुभव है। तो जब व्यापारी बात करता है कि लंबी चाल का नहीं है, उसका मतलब ये है कि आज आपके यहाँ से हिंगने से माल कटा, उदाहरण के लिए वो जाएगा पंजाब, तो 3 से 4 दिन में गाड़ी पहुंचेगी। कोहरा है तो 4 दिन में पहुंचेगी। चेंबर के अंदर इथिलीन गैस डालकर उसको 4 दिन फिर रखेंगे 13 डिग्री टेम्परेचर पे। कुंडली, सफेदो, मोहाली और कैथल 4 जगह मेरे खुद के राइटनिंग चेंबर हैं, इसलिए मुझे वो चेंबर की भी जानकारी है कि वह पकाते कैसा है। वीआईपी बनाने के साथ मेरी पार्टनरशिप है और वहां पर मेरे चेंबर है। तो जब यहाँ से 4 दिन में गाड़ी चलती है और चेंबर के अंदर माल रखते हैं तो 13 डिग्री टेम्परेचर पे इथिलीन गैस डालते हैं। जो कार्बेटर में पानी डालते हैं तो वो जो धुआं निकलता है वो इथिलीन का निकलता है। तो कंपनियों ने उसको डब्बे में पैक कर लिया, वो अब गैस के थ्रू देते हैं। तो उस चेंबर में इथिलीन गैस से पकाते हैं, तो उसको 4 दिन लगता है। 4 दिन जाने का टाइम, 4 दिन चेंबर में पकने का टाइम, 8 दिन हो गया। 9वें दिन फाटक खोल करके ठेले वाला लेके जाएगा। तो ठेला जो 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 1 कुंटल केला लेके गया, तो वो भी एक ही दिन में नहीं बिकता है। उसको 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, ऐसे 2-3 दिन लगते हैं। तो जिस दिन दराती लगी 1 तारीख को और आखिरी केला बिका उस ठेले पे से, उतने साइकिल में लगभग 12 से 15 दिन होते हैं। 1 तारीख को कटा और आखिरी बिकने तक 15 दिन का टाइम होता है। और जो कंज्यूमर उस केले को लेकर के अपने घर पे गया, तो जिस दिन 1 दर्जन लेके गया उसी दिन खा लेगा। उसको भी 1-2 दिन लगेंगे कि आज 2 केले खाए, कल 8 केले खाए, परसों में खत्म किया। तो लगभग कुल मिलाकर साइकिल क्या बनती है, 18 से 20 दिन। तो लंबी चाल का मतलब है कि मेरे खेत में जो केला टंगा है उसको जिस दिन दराती लगी और अपने पेड़ से वो अलग हुआ, उस दिन के बाद क्या इसमें 18 दिन चलने की क्वालिटी है। बात छोटी सी है लेकिन इतनी गजब की है कि हमारे रोंगटे खड़े कर सकती है। अगर 18 दिन चलने की क्वालिटी नहीं है तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, असर क्या होता है। जैसे उस ठेले पर आप कहीं केला लेते हो तो ऐसे टूटे वाले दिखते होंगे ना, ये यहाँ से उंगलियों के पास काला हो जाता है, टूट हो जाती है। तो उस ठेले वाले के पास अगर 25% से ज्यादा, 25% तक वो टूट फूट हो गई, 3 दिन में, ठंड में कम बिकता है, टूट फूट हो गई, तो वो टूटे हुए केले लेकर चेंबर में आता है। ये तेरे से 3 कुंटल केला लिया था, 30 किलो खराब निकला है। उतना पैसा वो देता ज नहीं। ये तुम देखो, तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये टूट गया। ये रियलिटी है। अब वो चेंबर वाला क्या कहेगा, सिरपुर में अन्ना को फोन लगाएगा, बटुक अन्ना को, अन्ना वो 15 तारीख वाली गाड़ी कहां से बनी थी, हिंगने से बनी थी। किसके यहाँ से, रमेश भाऊ के यहाँ से। रमेश भाऊ का माल अगली बार नहीं चाहिए, याद रखना, नहीं तो पैसे बनेंगे नहीं तेरे। ये वहां से चेंबर वाला इधर व्यापारी को, लोडर को बोलेगा
अभी आपके यहाँ 10-12 दिन हो गए, माल कटिंग पे आ गया, आप फोन लगा रहे हो बट्टू कन्ना, लड़के को भेजो माल देखने के लिए। बट्टू कन्ना ने 2 बार तो फोन उठाया नहीं, तीसरी बार उठाया तो बोला मैं चौराहे पे हूँ, घर जाके बात करता हूँ, वापस फोन नहीं आया। इसका मतलब आप समझ लो आपके केले में क्वालिटी नहीं है। अगला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ना, वो रिस्पॉन्स कब देगा? उदाहरण मैंने बट्टू कन्ना का नाम लिया, कोई भी व्यापारी XYZ उदाहरण कब देगा? जब उसको आपकी गाड़ी से 2 पैसा बचा और आगे से इंक्वायरी आई कि ये भाऊ का माल वापस चाहिए, 50 पैसे बढ़ा के ले ले, यही माल मेरे को चाहिए। वहां से इंक्वायरी आएगी तो यहां आपका फोन जाने के पहले बट्टू कन्ना फोन कर देगा, उसको पता है दूसरा नहीं हाथ डाल दे खेत में। भाऊ मैं लड़के को भेज दिया हूँ, वो देखने गया है, तेरा 8 दिन हो गया, माल कटिंग पे आ गया होगा, मैं दिखवाता हूँ। फीडबैक उधर से आया तो आप समझ लो आपका माल ठीक है। इधर से फीडबैक मांग रहे हैं, अगला फोन ही नहीं उठा रहा है, 3 दिन हो गए, बात करने को तैयार नहीं, मतलब आपकी गाड़ी दाहोद जाएगी अब। ये हकीकत है, ये हमको खुद से बात करके समझना चाहिए। हर वो व्यापारी 2 पैसा कमाने को बैठा है जो सीरियस बिजनेस कर रहा है। नए जो मेहमान कलाकार आते ना, वो तो कुछ भी भाव में काट लेंगे और फिर आखिर में आपको 25-30% की चपेट लगाएंगे, पैसा देंगे नहीं, और वो यहाँ से पोटली उठा करके जलगांव बैठेंगे, जलगांव के बाद बड़वानी बैठेंगे, फिर बुरहानपुर बैठेंगे। ऐसे कुछ मेहमान कलाकार आते हैं तो उनसे बच के भी रहना पड़ेगा, वो 2 पैसा ज्यादा की लालच देंगे। ये छोटे छोटे रीजन है रेट नहीं मिलने के। तो कौन सा केला ज्यादा रेट देता है, ये हम किसानों को पता होना चाहिए कि मेरे खेत में कैसा केला होगा तो मैं व्यापारी से ज्यादा भाव खींचने की क्षमता रखूं। मुद्दा यहाँ पर है कि मेरे खेत में मैं क्या ऑब्जर्वेशन करूं, मैं क्या देखूं खेत में। हमने जब लोडिंग वापस चालू करी अभी, तो हमने एक रेसिपी बनाई और ओपनली मेरे कई सारे वीडियो हैं। एक तो चैनल है किसान पाठशाला का, दूसरा चैनल है BK बनाना, बाइंग एंड सेलिंग, ये एक चैनल है दूसरा, जिसमें पर डे हमारी गाड़ियां जो लोड हो रही है वो दिखती है, ओपन हम डालते हैं। आज कहां से गाड़ी लोड हुई, क्या भाव हुआ, कैसा केला था, वो जो गाड़ी लोड करने वाला है वो खेत में जाकर वीडियो बनाकर डालता है। तो उसमें मैंने 2-3 रेसिपी डाली है कि किसान ने क्या देखना चाहिए, खेत में क्या होना चाहिए, तो वो रेट ज्यादा मांगने का अधिकार है। अगर उसके खेत में ये नहीं है तो चुपचाप आराम से व्यापारी जो भाव दे रहा है वो दे दो, पतली गली से निकलो, नहीं तो माल बिकेगा नहीं। ये रियलिटी है। तो देखना क्या चाहिए, जब हमारा जिस दिन माल कट रहा है, जिस दिन मेरे खेत में कटिंग आई, उस दिन उस पौधे पर मेरे खेत में क्या होना चाहिए। तो हमारा जो बंच है उसमें पंजे कितने हैं, उदाहरण के लिए 9 पंजे हैं। आप कितने पंजे रखते हो? 8-9। शरीफ आदमी 8 रखते हैं, जो नए आते हैं वो 9 रखते हैं, क्योंकि उनके अभी पंजे तोड़ के खेत में नहीं फेंके हैं। तो 8 पंजे रखते हैं, तो हमारे बंच में 8 पंजे हैं। तो 8 पंजे बंच में, कल दराती लगनी है तो पत्ते कितने हैं? 8 पंजे हैं तो क्या 8 पत्ते हरे हैं जो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना रहे हैं? पहला कॉम्बिनेशन, जितने पंजे उतने पत्ते चाहिए, पहला कॉम्बिनेशन, वरना लंबी चाल का रहेगा नहीं। दूसरा, हमारे पौधे की तने की मोटाई कितनी है, जो थड़ है उसकी तने की मोटाई कितनी है? अगर 40 इंच का है तो 4 का भाग देंगे तो 10 पंजे आएंगे। अगर 32 इंच का है, 4 का भाग देंगे तो 8 पंजे आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है क्या? तो ये लंबी चाल का है, ठीक है माल, लेंथ वेंथ सब अच्छी आएगी। अगर तने की मोटाई को नापकर 4 का भाग दिया तो सबसे नीचे का केला 7 इंच के ऊपर का आता है। ये हमने R&D कर रखा है, ये 11 साल का मेरा जो निचोड़ है वो बता रहा हूं मैं। और हमें एक्सपोर्ट करना है तो 4.5 का भाग देना है। जैसे तने की मोटाई 36 इंच की, 4 का भाग दोगे तो 9 पंजे रखना पड़ेंगे, तो वो डोमेस्टिक में जाएगा। और हमने तय कर रखा है कि हम एक्सपोर्टर को इस गांव में बुलाएंगे तो हम एक जैसी खेती करें ताकि लंबी चाल का केला मिलेगा। तो 4.5 का भाग देना है, तो 36 इंच में 8 पंजे रखना है। ये रेसिपी है। तो उसकी लेंथ और प्रीमियम आएगी और ऊपर का केला 12 इंच के ऊपर जाएगा। एक्सपोर्टर को चाहिए
जब वो 13.5 किलो का बॉक्स बनाते ना, तो आगे से डिमांड आती है कि इसमें 5 पंजे हैं कि 6 पंजे हैं। 13 किलो का 13.5 किलो का तोलकर बॉक्स बनाते हैं। तो ये 4 पंजे का बॉक्स है, 5 पंजे का बॉक्स है कि 6 का है। अगर छोटे छोटे केले हैं तो 6 पंजे में बॉक्स बनेगा, उसका रेट कम मिलेगा एक्सपोर्टर को। अगर 4 पंजे में 13.5 किलो का बॉक्स बना तो उसको एक्सपोर्टर को रेट ज्यादा मिलेगा, तो आपको ज्यादा देगा। लिंकिंग आपसे ही है, दूसरों को कुछ मतलब नहीं, उनको आज ज्यादा आएगा तो देगा, नहीं तो कोई देने वाला नहीं। तो तने की मोटाई नाप करके कितने पंजे हैं। अभी ठंड गिर रही है, हम लगभग सभी लोग स्वेटर साल पहनकर बैठे हैं, जर्किन। केले को जर्किन पहना ही है खेत में, तो फिर रेट कम मिलेगा। सिंपल सी भाषा में, ठंड केले को लग रही है, उसका पानी ठंडा हो रहा है, चमड़ी का चिलिंग इंजरी आ रही है। जिस दिन मार्च अप्रैल में, अभी जिसका फ्लावरिंग आया है या आ रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल में केला व्यापारी आएगा तो केला तोड़ेगा, उसको छीलेगा, लाल 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 दिखा, 2 रुपए गया, रेट कम। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। फिर उसमें दाग धब्बे कितने हैं ये बाद में आएगा। मछली का आपने स्प्रे किया कि नहीं किया। अभी मार्च लास्ट में माल कट रहा है, गर्म हवाएं चल रही है, आपका ग्राफ क्या है, खेत में धूप कितनी घुस रही है, थड़ का कलर सफेद झग हो गया क्या। अगर थड़ का कलर गर्म हवा घुसने से सफेद झग हो गया है, क्योंकि पानी उड़ता है तो वो पत्ते का कलर सफेद होता है। केला जो टंगा है, खेत में से गर्म हवा घुस रही है तो केले पे से भी पानी उड़ता है। जैसे अभी ठंड लग रही है, ऐसे गर्मी में पानी उड़ता है तो ये भूरा भूरा हो जाता है। अभी देखोगे तो डार्क हरा दिखेगा, मार्च अप्रैल में देखोगे तो सफेद हरा दिखेगा, डार्क हरा नहीं दिखेगा। तो ये सफेद हरा हो गया क्या, तो 2 रुपए गए। तो फिर आपने इधर कितना भी खाना खिलाया हो वो छोड़ दो, दिमाग मत लड़ाओ मैंने 100 रुपए का खर्चा किया। दिमाग ये लड़ाओ कि मेरा 10 किलो का भी झाड़ है तो उसमें हरा कलर चाहिए, ना डार्क हरा चाहिए ना सफेद हरा चाहिए। केला तोड़ने पे चिलिंग नहीं आना चाहिए, तो रेट मिलेगा। क्योंकि वहां डिमांड है रेट की, जो क्वालिटी है, जो हल्दी पीला कलर है, जो लंबी चाल का है, जिसमें दाग धब्बे नहीं है। खाएंगे तो बाद में, पहले आंखों से खाएंगे, पहले तो देखेंगे। यही एक्सपोर्ट में, यही डोमेस्टिक में, और यही बॉक्स पैकिंग में, कहीं पर भी जाओ। ये 2-3 जो कोरोना आ गए ना, इन्होंने पूरे सिस्टम का ढचरा बदल दिया। पहले ठेले वाले बहुत सारे थे, ये लॉकडाउन में घर पलायन किया, वापस भगे, कुछ के ठेले टूट गए। जिन्होंने 10-10 दिन तक भूखे रहे वो वापस बेचने ही नहीं आए। और नई इबारत आ गई, होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो होम डिलीवरी वालों को प्रीमियम ही चाहिए। अभी वहां पर उन्होंने केला रख लिया होम डिलीवरी के लिए, और 5 दिन ऑर्डर नहीं आया। ठेले में तो बिक जाता है, वो बॉक्स में बफारे में खराब हो जाता है। मतलब इनको अब और लंबी चाल का चाहिए। ये छोटी सी बातें हैं। हम जो ग्राफ 7x5 का ले रहे हैं या 6x5 का ले रहे हैं, तो वहीं से हमने गड़बड़ी करी। मैंने बोला 1000% गलत है, उसका कारण मैं बतलाता हूं। जैसे ही हम 5 फीट के ऊपर जाते हैं, यहां तक समझ में आया मैंने जो बताया? भाषा शैली ठीक है, पकड़ में आ रहा है? आ रहा है। जैसे ही हम 5 फीट के ऊपर जाते हैं तो हमें डबल ड्रिप की आवश्यकता है। और बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके पास 6x5 पे सिंगल ड्रिप है। कितने भाई ऐसे हैं जो सिंगल ड्रिप पे कर रहे हैं? लगभग 6x5 पे सिंगल ही ड्रिप है। 7 पे जाते हैं तो कुछ डबल ड्रिप डालते हैं, कुछ सिंगल डालते हैं, लेकिन 6 पे सबकी सिंगल ड्रिप है। तो जैसे ही 5 से हम ऊपर गए 6 पे, तो 2300 मीटर ड्रिप आती है 1 एकड़ में। 5 पे रहेंगे तो 2700 मीटर ड्रिप आएगी, 2750। अगर 1 फीट पे डीपर है तो 9000 ड्रिपर आएंगे। 5 फीट में 1 फीट पे ड्रिपर है तो 9000 ड्रिपर, पानी की बूंद गिराने वाले 9000 ड्रिपर। 6 फीट पे गए तो 2300 मीटर ड्रिप और बूंद गिराने वाले 6000 6500 ड्रिपर। तो बूंद गिराने की संख्या कम हुई 6 फीट पे। दूसरा, हमने हवा को बोला आप अंदर आ सकते हो, हमने ग्राफ चौड़ा किया ना। तो अभी तो टाइम क्या हो रहा है? 8 बज रही है। तो थोड़ी झुर्री लग रही, नहीं चलने ही दूंगा मैं।
8 बज रहे तो थोड़ी झुर्री लग रही है, ठंडी ठंडी। 3 बजे रात से लेकर के सुबह 6 बजे तक कैसी झुर्री लगती है? ज्यादा। तो जैसे ही हमने ग्राफ बड़ा किया, 6 फीट पे गए, तो ठंडी हवा पूरी इस तरफ से घुसेगी तो उस तरफ तक निकलेगी। तो जितने 25-50 पौधे हैं उनको ठंड लगती 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 जा रही है। जितना केला टंगा है उसको चिलिंग इंजरी आ रही है आराम से, जैसे ही ग्राफ बड़ा किया। यही दिक्कत आती है गर्मी में। 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक एकदम चिल गर्मी, जिसमें 10 मई से लेकर 10 जून तक तो एकदम तड़तड़ा के है ना, फुल टेम्परेचर। किसी बच्चे को अगर हम बोलें, वो टी शर्ट में घर पे अंदर लेटा है कूलर में, और उसको बोलें कि 2 बजे 25 मई को मोटरसाइकिल लेकर वो 3 किलोमीटर काका को बिठा के ला, तो गया भी ना तो चमड़ी जल जाएगी, काला दिखेगा वो। ऐसी गर्मी हमारे पास है हम जहां रहते हैं। तो जैसे ही 6 फीट करते हैं तो ये गर्म हवा भी अंदर बाहर होती है। तो ये जो 5 को छोड़ करके आगे बढ़ना, ये गड़बड़ है। हम गर्मी भी अंदर घुसा रहे हैं, ठंडी भी अंदर घुसा रहे हैं, अनजाने में, हमको जानकारी नहीं है। अभी जानकारी मैं दे रहा हूं तो शायद आगे से आप कुछ एक आध फेरबदल करोगे, जिसको समझ में आया। बलराम ठीक ठाक बोल रहा था, जो एक आध फेरबदल करेगा, बाकी के 17-18 उसको देखेंगे 1 साल क्या होता है। ऐसा हम किसानों में है प्रवृत्ति, हम खेती ऐसे ही करते हैं, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो ये जो 5 फीट के ऊपर गया, हाँ एक बार इसको करने दो ना, देखते हैं। तो ये प्रवृत्ति हमको यूनिटी में आने नहीं दे रही है, यूनिटी में खेती करने नहीं दे रही है। तो जैसे ही हम 7 फीट पे गए तो फिर वो ठंडी और गर्मी अंदर ज्यादा घुसती है। केले को चाहिए क्या? केले को चाहिए 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर, इसमें उसको मजा आता है। ये टेम्परेचर मिलता है केरला में, सबसे ज्यादा केरला में केले की वेराइटियां, वहां पर 60 किलो का भी बंच लेते हैं, अवार्ड भी मिलता है। अपने यहाँ 60 किलो बोलते हैं, तो पता नहीं यार, 32 किलो तक बहुत देखा है हमने, इसके आगे गड़बड़ है। डबल की बात हो रही, 60 किलो। मेरे पास अभी एक फोटो आए हैं हमारे रेवा प्लस के, 64 किलो 200 ग्राम, 64 किलो 200 ग्राम। मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें ये शूटिंग कर रहा ना, इसमें फोटो होगा। पंजे होंगे लगभग 12 के लगभग। मैंने एक वीडियो डाल के रखा है, अंकलेश्वर भरूच, जिग्नेश पटेल, रेवा प्लस हमने लॉन्च किया था, 63 किलो, एवरेज रास 50 किलो पूरे खेत की, 6x6 डबल ड्रिप, 10 अगस्त का पौधा लगा हुआ था। अगर हमने सोचा है कि हमें ज्यादा उत्पादन लेना है तो अगस्त के महीने में केला लगाना चाहिए। 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में सबसे ज्यादा उत्पादन आता है उस टाइम पे प्लांटेशन का, क्योंकि जो क्लाइमेट है ना, पहले जुलाई में आता था, अब 1 महीना खसक गया है। ठंडी नवंबर में आती नहीं, दिसंबर में आती नहीं, ठंडी आती जनवरी में, बारिश जून में आती नहीं, बारिश आती जुलाई में। तो जो जुलाई का पहले केला पकता था, अब वो पकता है अगस्त में। जिसने सोचा मुझे ज्यादा उत्पादन लेना है कम खर्च में, उसने 1 से 10 अगस्त के बीच में केला लगाना चाहिए। लेकिन उसमें रिस्क भी उतनी है, क्योंकि माल टंगा हुआ रहेगा और आंधी तूफान आएगा, और श्रावण में कटेगा, फायदा भी उतना है, पैसा कभी कम नहीं होगा, 10 रुपए के ऊपर बिकेगा। इसको कहते हैं मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितनी रिस्क उतना प्रॉफिट, उत्पादन ज्यादा, रेट की गारंटी है, श्रावण में कटेगा। कितना ही लॉकडाउन आ जाए, 8-10 के नीचे रेट नहीं आएगा श्रावण का। मेरा चौथा बीघा था श्रावण में, क्या रेट में कटा? 800-900। 8-10 के नीचे रेट आता नहीं श्रावण में, कुछ भी हो जाएगा। तो ये एक फैक्ट है कि केले को चाहिए क्या, हमें वो करना पड़ेगा। तो होना क्या चाहिए? अभी मैंने बताया ये ग्राफ गलत है, तो ग्राफ क्या होना चाहिए? ग्राफ कभी भी 5 फीट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ आपको कम से कम 7 फीट रखना पड़ेगा, और वो लगाना पड़ेगा जिगजैग, ऐसा आगे पीछे, ताकि इधर से देखे तो 5 फीट है और इधर से देखे तो 3.5 फीट दिखेगा। क्योंकि 7 फीट लगाया हमने, तो उसको जिगजैग कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो एक तरफ 3.5 फीट है तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी, दूसरी तरफ 5 फीट है और वो आगे पीछे है, जैसे ऐसे ऊपर ओवरलैप नहीं होता, ऐसे आगे पीछे। तो इसका पत्ता यहां तक चले गया, इसका पत्ता यहां तक आ गया, तो पत्ता एक दूसरे के ऊपर नहीं है, आगे पीछे। ऐसा ग्राफ लगाएंगे तो 3 कटिंग
मिनिमम 3 कटिंग सबसे सुंदर, क्योंकि ये जो 7 फीट है ना, यहाँ पर आप जड़ी रख सकते हो, तड़ी रख सकते हो। ये लाइन आपकी 7 है, यहाँ पर आपकी ड्रिप गई है, आपने 7 इधर कर दिया, केवल फर्स्ट अच्छा पकेगा, केवल मेरे टिश्यू कल्चर का पौधा बिकेगा रेवा का, ये आप समझ लो। 7 इधर किया तो एक अच्छा आएगा। दूसरा 5 फीट है, तो हमने तो खाद इतना खिलाया कि 40 इंच तने की मोटाई ली है, क्योंकि पर्ची वाले ने बोला 2 किलो चलाना, तो हमें लालच है, हम 2.5 किलो चलाते हैं। लालच होना भी चाहिए, किसान को जरूरी है कि भाई स्वार्थ है, 2 किलो ज्यादा अच्छा पके, तो हम पैसे खर्चे करने में रुकते नहीं है। तो ये जो 5 फीट है, 40 इंच तने की मोटाई है, तो 1-1 फीट तो ये खसक गया। अब जगह कितनी बची? बच्चा छोड़ोगे कब? जब माल 80% कट जाएगा जब, और जब बच्चा छोड़ेंगे, लाम क्यों नहीं पकता उस पे आ रहा हूं मैं, जब बच्चा छोड़ेंगे 80% कटने के बाद, उस समय हमारा सिंगल बेड है, ड्रिप फिसल के नीचे आ गई है, वो बच्चे रहते हैं ना आइट साइड में, दराती से काटते हैं, तो पील बोलते हैं उसको। तो ये जो पील था पहले इसमें अटक के रहा था कि नीचे फिसल के नहीं आए बेड से, तो 1-2 बार वो मजदूर ने पील के साथ ड्रिप भी काट दी, तो 4 जॉइंटर लगे, फिर उसको हमने ऊपर रखना बंद कर दिया, नीचे ही पड़ी। ऐसा हो रहा है ना, मैं आपके खेतों तक घुसा हुआ हूं। तो जब माल कटिंग पे आता है, तो ड्रिप हमारी या तो साइड में रहती है या नीचे रहती है। तो साइड में भी रहती है, तो उसका पानी जो चल रहा है वो निसरा हो करके पूरा ये नाली में चलता है। तो हमें लगता है कि एक ही ड्रिप ने इधर भी गीला कर दिया, इधर भी गीला कर दिया। एक्चुअल में जहां जड़ थी वहां कोई खाद नहीं है, जहां टाइट जगह है, पूरे साल भर की उर्वरक मिट्टी हमने खींच करके बेड बना दी है, और ये जो ड्रिप का पानी इधर आ रहा है, यहाँ पर पील पत्ती काटना, फल आया तो पंजे कम करना, दवाई डालना, माल कटिंग पे आया तो 40-40 किलो का आदमी फिर 20-20 किलो का घड़ लेकर बाहर जा रहा है, तो उस गीले में पैर रख रहा है, तो वो जमीन टाइट हो रही है। कौन सी जमीन? जिसमें आप सबसे महंगा खाद 1261-0, 052-34 चला करके इकट्ठा करके उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हो। ये खाद कहां जाना था? ड्रिप ऊपर रहनी थी, और साल भर में जो उसकी रूट का डेवलपमेंट हुआ वहां पर खाद जाना था। ये खाद आ गया नीचे साइड में, वो चलने फिरने से जमीन टाइट हो रही है। तो अब रटून हम जब छोड़ते हैं तो काफी सारी चल फिर हो गई, पुस हो गया। तो अब जड़ी की जड़ें कहां जाएगी? जड़ी की जड़ें कहां जाएगी? कड़क में जा ही नहीं सकती। न्यूट्रिशन वैल्यू कम, उसने अपटेक कम किया, तो आपका न तो लंबी चाल का रहा, न कलर क्वालिटी आई, न उसमें हल्दी पीला कलर आया, और कई सारी जड़ी तो ऐसे निकलती है ना, ऐसी पूंछ बना देती है, ऐसे सीधी नहीं निकलती, ऐसे पूंछ बना देती है, रहता है ना ऐसा। क्योंकि वो जड़ी कैसे रहती है? वो जो टखना रहता है उसके साइड में लटक गई, हमको कहीं मिला नहीं छोड़ने का, एक बेड ऐसा बनाया, तो वो जो पौधा बीच में लगाया था, लगाते समय हम हमेशा देखते हैं कि बेड बहुत बड़ा बन गया, पौधा छोटा आता है, बेड बड़ा बन गया। साल भर में उसकी मिट्टी नीचे जाती है और पौधा बड़ा होता है, दोनों काम होते हैं, पौधे की भी मोटाई आ रही है, मिट्टी भी फिसल के नीचे आ रही है। तो वो जो मोटाई ली, तो इस तरफ जड़ी मिली नहीं, तो हमने इस तरफ की छोड़ दी, तो लटक गई। तो आधी जड़ें तो इससे टंगी हुई है, एक तरफ जड़ें जाने की कोशिश कर रही, पानी नहीं है, दूसरी तरफ जड़ें जा नहीं रही क्योंकि हवा में लटकी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? लटक गया, तो लटक गया तो उसका जो फल आता है वो भी ऐसे लटक जाता है, ऐसे पूंछ बना देता है, उसमें ना वादा आएगा, ना कलर आएगा, ना क्वालिटी आएगी, ना शाइनिंग आएगी। तो कोई ओंकार अन्ना, ना कोई बलराम, ना कोई बटुक अन्ना लेने भी नहीं आएगा। तो फिर हम कहेंगे कि जड़ी कोई लेता नहीं। पीलबाग, हम जब कहेंगे कि पीलबाग कोई लेता नहीं, इसलिए हम पीलबाग लगाएंगे नहीं, अब फर्स्ट ही रखेंगे। तो ठीक है ना। तो अभी जो भैया आए थे, आप जितने केला लगाने वाले हो इनके खेत पे जाकर विजिट करके आओ। देऊर ज्यादा दूर नहीं है। बलराम जो चाहता है किसानों के खेत में होना चाहिए, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, बाउंड्री पर गन्ना घास,
गन्ना घास बाउंड्री पर, ताकि ठंडी में ठंड अंदर ना जाए, गर्मी में गर्मी अंदर ना जाए। मैं हर केले वाले को बोलता हूं कि मेरा पौधा बाद में ले जाना, पहले खेत में गन्ना घास लगाकर फोटो मुझे भेज दे बाउंड्री पर, एक ड्रिप डाल दो, पौधा आ गया उसको रखे रखो, पूरी बाउंड्री गन्ना घास की करो, क्योंकि आप फर्स्ट भी लोगे, जड़ी भी लोगे, तड़ी भी लोगे, और तीनों अच्छी आना चाहिए। आपकी जेब में अगर मैं 100 रुपए डालने की कुब्बत रखूं तो बोलूंगा ना 10 रुपए मुझे पौधे का दो। अगर आपकी जेब में 100 रुपए में गया नहीं और 20 रुपए डायरेक्ट मांग रहा हूं, निकाल दो, तो एक बार दे सकते हो मेरी लुभावनी बातों से, अगली बार ये हिंगने में बलराम नहीं चाहिए गड़बड़ करता ही है तो रियलिटी क्या है वो भैया के प्लाट पर आप एक बार देख के आओ, ठीक है। काफी सारे गांव में मैं मीटिंगें ले रहा हूं, वाकई में केले को क्या चाहिए उस पर मैं बात करता हूं। शायद आप लोग और सर्च कीजिएगा, हिंदुस्तान में मैं पहला आदमी ऐसा हूं जिसके पास टिश्यू कल्चर लैब है, 3 करोड़ पौधे हर साल बनाते हैं, और मैं बोलता हूं कि केला जीवन में एक ही बार लगाना चाहिए, अगली बार लगाना मत। सही गाइडलाइन चाहिए तो केले की। और पहली अगर 1 एकड़ पे 20 टन आती है तो दूसरी 25 टन 22 टन आना चाहिए, और तीसरी 28 से 30 टन आना चाहिए। तो आप जिससे गाइडलाइन ले रहे हो वो गाइडलाइन देने वाला ठीक है, या गाइडलाइन दी है आपने एप्लीकेशन गलत किया है, कुछ ना कुछ मिसमैच हुआ है। ऐसा नहीं कि जड़ी बिकेगी नहीं, जड़ी लगाएंगे नहीं, पहले से जड़ी अच्छी आना चाहिए। इसीलिए मैंने देसाई ग्रुप का उदाहरण दिया आपको। इसके आगे अगर आप समझोगे ना, तो अभी स्मार्टफोन सबके पास है इसलिए बोल रहा हूं, यूट्यूब पे लिखना है डोल बनाना, DOLE, आप लोग लिखकर बताना अपने परिवार को, DOLE, डोल बनाना। ये फिलीपींस की कंपनी है और गवर्नमेंट से बड़े बड़े टापू रेंट पे लेती है जिसमें केला लगाती है। मैंने 2010 में देखा था कि डोल बनाना के दादा ने जो केला लगाया है उसका बेटा भी वही केला काट रहा है, पौधा बदला नहीं, और उसका पोता भी अभी वही केले को सप्लाई कर रहा है जो दादा ने लगाया था। ये हमें लगता है कि बलराम क्या तो भी बता रहा है, लेकिन आप खुद सर्च करो, आपको डोल बनाना, DOLE, डोल बनाना। उनके वेंडर यहाँ तेमुरनी में बैठे हुए हैं जो रटून हमारी ले रहे हैं 12 रुपए 51 पैसे में। डोल बनाना इंडिया से भी माल खरीदता है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केला बेचता है, वर्ल्ड वाइड केला बेचता है, हिंदुस्तान से भी केला लेते हैं। आप अगर तेमुरनी जाओगे तो वहां डोल बनाना का बहुत बड़ा पैक हाउस है, तो भारत से भी केला लेते हैं। उनके मापदंड का होगा तो वो लेंगे, तो पैसे तो किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है ना। आपके पास से जो व्यापारी आता है, सरल शब्दों में समझ जाओ, उसके मापदंड में है, उतनी बात पड़ती है, उतने में वो रेट लेके जाता है। तो ये सबके कॉम्बिनेशन है। हेलो जी भैया। हाँ भैया, मैं एक मीटिंग में बैठा था, मैं फ्री होकर के आपको कॉल बैक करता हूँ, है ना। 1 मिनट, आपका परिचय दीजिए, आप हैं कहाँ से, आप कहाँ से हो, आपका परिचय दो थोड़ा सा। श्रीनगर से। कितना केला लगता है रोज आपको? मेरे को हफ्ते में 3 गाड़ी लगती है। मैं मीटिंग से फ्री होकर बात करता हूँ, ठीक है ब्रदर। मेरे वीडियो केवल किसान नहीं देखते हैं, किसानों के अलावा भी देखते हैं। ये व्यापारी का फोन है, श्रीनगर से 3 गाड़ी सप्ताह में चाहिए, एक दिन छोड़ करके 20 टन, एक दिन छोड़ करके 20 टन। क्यों? बलराम जो बातें बोल रहा है ना, वो सबको समझ में आ रही है कि केला लंबी चाल का होना चाहिए। मैं उनकी बातें आप तक ला रहा हूं, व्यापारी और किसान के बीच की कड़ी बनने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरे साथ चल रहा है उनके साथ में बन गया हूं। हमने अभी कुछ समय से केला लोडिंग खुद ने चालू कर दिया है बड़वानी निमाड़ अंचल में। बाकी जगह पर हम किसी किसी के साथ में जुड़ करके लोडिंग कर रहे हैं। तो पूरे भारत के कुछ एक्सपोर्टर साथ में है, कुछ डोमेस्टिक साथ में है, कुछ ये नए मित्र जुड़ रहे हैं। अभी ये रिकॉर्डिंग बंद होगा ना, तो दिन में मेरे को एक ने ऑडियो भेजा है इंडिया के बाहर से कि हम यहाँ से हैं, हम आपके वीडियो देख रहे हैं,
और हमें आपके साथ एक्सपोर्ट चालू करना है। ये अभी वीडियो कटेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो ऐसे रोज तीसरे दिन फोन आ रहे हैं। एक्चुअल में उनको जो चाहिए वो हम बना सकते हैं, लेकिन कब बनाएंगे? जब हम एक दिशा में खेती करेंगे। ऊपर बैठ जाऊं थोड़ा, डूब रहा है ले बैठो ना, ना वहाँ ठीक है। थोड़ा वो बालकनी तक भी नजर जाएगी आपके। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं किसानों की कमेटी बनाने के लिए। अभी मैंने जितनी रामायण बताई ना, ये केवल आप तक परिचय पहुंचाना था कि बलराम को क्या आप सुनने के लिए तैयार हो। ये बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो आपको समझ में आया, बलराम को सुन सकते हो। हाँ। एक्चुअल में हम नर्मदा अंचल में हमने बड़वानी में और वहाँ केला कमेटियां बनाई हैं। अभी ताप्ती बेल्ट में मैंने पैसा कमाना सीखा है। दाल रोटी मेरी यहाँ से चल रही है, मेरा पौधा आता है। हम किसानों के साथ सबसे पहली बार मैं आया था ताप्ती मैया के पास, तो मैं गया था चोपड़ा में। चोपड़ा में मैंने प्रेजेंटेशन दिया था कि 5x7 पे केला लगाना है 2015 लास्ट में, 16 फर्स्ट में। तो चोपड़ा में उस समय केवल गठान लगाते थे, टिश्यू लगाते ही नहीं थे। टिश्यू अभी लगाना चालू है। तो हमने मीटिंगें ली काफी सारी, और उसके बाद सह्याद्री ग्रुप को जानते हो आप, विलास शिंदे, वो मेरे मित्र ही हैं। उनको भी अच्छा लगा कि बलराम कुछ केले को लेकर मीटिंगें ले रहे हैं, तो उनको केला खरीदना चालू करना था उस समय, और मुझे केले के पौधे बेचना चालू करना था। मैंने टिश्यू कल्चर बनाया था, तो मैंने केले में R&D करी। तो मैंने चोपड़ा में पहली मीटिंग लेना चालू करी। अगस्त के बाद का टाइम था वो, सितंबर अक्टूबर का। तो काफी किसानों के पास मीटिंगें ली, वो वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिलेंगे जब मैंने 15-16 में लिए। तो वहाँ के किसानों का ये था, हम तो कंद लगाते हैं, हमारे यहाँ तो ठंड में कांदिया बाग में टिश्यू चलता ही नहीं है। तो उनको टेक्निकें बताई कि कैसे टिश्यू चलेगा, और टेक्निकें बताई जब तक तो ठीक है। वो कंद लगाते थे 4x4.5, 4x5, 5x5 भी नहीं, 4x5, 2000 कंद 1 एकड़ में। जब वो ऐसा लगाते थे, कुछ जो सीख गए थे वो 5x5 लगाते थे, और मैं उनको गाइडलाइन दे रहा था 5x7। तो मेरा मुंह देखते थे, यार ये कौन नया बंदर आ गया, कुछ तो भी बता रहा है। मतलब वो कंद लगा रहे हैं, एक तो टिश्यू पे आए नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ टिश्यू लगाओ और 5x7 लगाओ, जो वहां पर किसी ने जलगांव में कभी गाइडलाइन दी नहीं। तो 2016 में सह्याद्री ग्रुप, बलराम और एक महमूद बागवान करके वहां पर व्यापारी है, हमने मिल करके फिर कुछ किसान इकट्ठे हुए, 100 लोगों का किसानों का ग्रुप बनाया कि ये सह्याद्री ग्रुप है, ये किसानों का FPO है। आप अगर बलराम की सुनकर माल लगाओगे, पौधा खेती करोगे, तो ये ग्रुप आपका माल काटेगा। जैसे आप चोपड़ा जाते हो ना, तो एक टर्न आता है बाईपास का, उस टर्न में इस तरफ देखोगे राइट तरफ जाते समय, तो महमूद बागवान का खेत है, और वहां हमने पैक हाउस बनाया है कि केले को धोना और पैक करना और ऐसा सब करना। तो 2016 में चोपड़ा में कई सारे किसानों ने रेवा लगाया। महमूद बागवान ने खुद ने, उस व्यापारी ने भी केला लगाया। और चोपड़ा के पास में मैं एक आदमी का नाम लेता हूं, अनिल रामदास पाटिल। चोपड़ा से 7-8 किलोमीटर पे गोरगावले करके गांव है, अनिल रामदास पाटिल। उन्होंने 5x7 पर रेवा लगाया। जलगांव जिले का पहला एक्सपोर्ट, जिले का पहला एक्सपोर्ट अनिल रामदास पाटिल के खेत से हुआ, रेवा के पौधे से, और सह्याद्री ग्रुप ने किया 2016 में। ये इतिहास बना हुआ है। अभी तो सब कहते हैं मेरे यहाँ का तो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भले ही जाता हो चंडीगढ़ में, तो बॉक्स पैकिंग को भी बोलते हैं एक्सपोर्ट, रियलिटी का एक्सपोर्ट। अनिल रामदास पाटिल को आपकी जलगांव गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, पहला एक्सपोर्ट चोपड़ा का। तो ऐसे हम खेती कर सकते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना करके अगर गए, यहाँ सब एक ही गांव के हैं कि 2-3 गांव के हैं? एक ही गांव के हैं। कितना केला लगा हुआ है यहाँ पे आपके यहाँ? लगभग 1 लाख 1 लाख के ऊपर नीचे है। किसी का 2000, किसी का 10,000, किसी का 5,000। एक ही समाज के भी, एक ही समाज के। ये सुंदर बात है। तो 15 लोगों का अगर केला लगा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इससे आप रिलेट करना कि चल क्या रहा है। जो 3 रुपए और 13 रुपए है ना, 15 लोगों का केला लगा हुआ है। इन 15 लोगों में 4-5 की कटिंग एक साथ आती होगी,
कभी कभी कि रमेश का भी आ गया, सुरेश का भी आ गया, उमेश का भी आ गया। तो सभी लोग एक होकर के व्यापारी को बुलाते हैं या अलग अलग बुलाते हैं? अलग अलग। जिसके यहाँ केला कटिंग आया वो फोन करता है, बटू कन्ना माल देख के जाओ, 3000 पौधे पे कटिंग आ गई है। तो जो भी व्यापारी है वो जब माल देखने आता है तो होता क्या है, ये 5 लोगों के यहाँ कटिंग आई है, तो रमेश के यहाँ भी जाएगा, अलग से आधा घंटा बिताएगा, फिर सुरेश के यहाँ जाएगा। तो सुरेश को बोलेगा नहीं मैं रमेश को देख के आया हूं। बहुत खेल चलता है उनका। बहुत बड़ा खेल है। फिर उमेश के यहाँ जाएगा तो सुरेश का नहीं बताएगा। 5 के यहाँ वो एक आदमी केला देख करके गया, उस अकेले को 5 की मनस्थिति पता है कि किसकी क्या कंडीशन है, कौन कितने में टूट सकता है, कौन अकड़ के रहेगा, उसको एक को पता है। अभी काका जी ने समझ लिया कि तेंबुरनी में कल 12.5 का रेट था। काका जी के यहाँ माल अच्छा है, उन्होंने बंच कवर लगा के रखा है, बैगिंग कर रखा है, दवाइयां डाल रखी है, क्वालिटी अच्छी है। बलराम की सुन ली है, बहुत अच्छा बनाया है। तो काका जी व्यापारी को क्या बोलेंगे, यार 12.5 का रेट चल रहा है, 13 के ऊपर नीचे कुछ बता, ऐसा ही बोलोगे ना भाई। जो रेट सुना उससे 50 पैसे ऊपर हम मांगने की चेष्टा करते हैं ताकि वहां तक दे दे। अभी ये एक ने बोला कि 12.5 चल रहा है, 13 तक दूंगा। दूसरा क्या बोलेगा, उसकी मनस्थिति, उसके घर की परिस्थिति। दूसरा अगर लड़का है और इसी साल केले की खेती कर रहा है तो बोलेगा यार भाऊजी मेरे को तो पता नहीं, पापा ने आपका नंबर दिया था, आपके हिसाब से रेट बता देना क्या है, तो मैं पापा को पूछ के आपको बोल दूंगा, गाड़ी लगा देना। अभी ये पटा सकते हैं इसको या छोड़ सकते हैं। लेकिन तीसरा, जिसको कल किराना वाले को 25,000 देना है, या उसने कहीं से बीसी निकाल रखी है बिजली बिल भरने के लिए, अभी ये तीसरे का क्या करना है, जिसको पैसे की जरूरत है। बहुत बड़ा खेल है वो। बेचना बहुत पकाने से बेचना बहुत बेकार है। बेचना बहुत बेकार बहुत है। बेकार। तो बिकता कैसे, मेरे को कैसे पता है ये? मैं घर घर जाकर के केले के सौदे कर चुका हूँ। 11 से लेकर 14 तक मैंने ये काम किया है। मैं किसान के हाथ में हाथ डाल करके बगीचे में घूम करके, जो खराब पौधा है ना उसके पास खड़ा होता था मैं। किसी कंपनी का पौधा लगा लो आप, किसी भी कंपनी का, जो आपको सबसे अच्छी पसंद हो। अगर 5,000 पौधे लगाए ना तो 300 पौधे तो खेत में खराब मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। अगर बलराम का भी सबसे अच्छा महंगा पौधा 27 रुपए का पौधा है मेरे पास, बीके बनाना, अगर वो भी आपने लगा लिया तो भी आपको 5,000 में 300 पौधे। क्यों? या तो गोबरेले कीड़े ने उसको खा लिया, या बैलों ने पैर रख दिया, या डुक्कर ने निकाल दिया तो बाद में धामा लगाया है, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई, या लेब से पौधा खराब आया। तो 5,000 में 300 पौधे खराब मिलेंगे निश्चित है। तो व्यापारी उन 300 पौधों के पास खड़ा होगा हर बार जाकर। अब मेरे को तो जो देखना है वो मैंने खेत में देख लिया कि कितना क्रीम है, ये 200-300 है, धकाएंगे, लेकिन रेट कैसा कम करेंगे? पहले बदनाम करता है फिर करता है। अरे जब खराबी है तो ले क्यों रहा है, इस पे बात नहीं करेगा। वो बात क्या करेगा, यार तुम्हारे यहाँ ये हल्का भारी है, मतलब तुम्हारे दिमाग में बीज डालेगा ताकि तुम मायूस होकर के समझ लो वाकई में मेरा केला खराब है, तो रेट कम करने में मान जाओ। ये ट्रिक है। और जो व्यापारी है उसको 2 पैसे चाहिए, उसमें उसकी गलती क्या है? ऐसे सौदे होते हैं। अब जिस बेचारे को कल बीसी भरना है वो क्या बोलेगा, यार बलराम भाई मैं आपको जानता हूं, आप मेरे लिए गलत थोड़ी करोगे, मैं लड़के को भेज रहा हूं, एक 15,000 दे देना और भाव आप भर लेना क्या भरने वाले हो, मेरे को एक आंकड़ा मैसेज कर देना ताकि मैं पापा को बता दूं। ये 15,000 मुझे बीसी भरना बहुत जरूरी है। अब बलराम इस 13 रुपए वाले से बात करेगा? कल गाड़ी लगा दी रमेश के यहाँ, गाड़ी है खेत में, गाड़ी खेत में है, माल लड़के काट रहे हैं, लेकिन बलराम मोटरसाइकिल लेकर काका के घर के सामने गाड़ी रोककर फोन पे बात कर रहा है किसी से, भलते से। क्यों? काका बाहर निकल के मेरे को देख ले जल्दी, तो बलराम इधर क्यों आया है? तो बलराम बता दे वो 4.5 रुपए में वहां गाड़ी लगी है भाई आज रमेश के यहाँ।
आप बाहर निकलोगे अभी नहीं तो 15 मिनट में। ये रियलिटी है, ऐसे सौदे होते हैं, ऐसे सौदे होते हैं। जैसे ही आप बाहर निकले, बलराम को पूछा, कहो बलराम भाई किधर आना हुआ, वो माल वाल का बताया नहीं, तो बलराम क्या बोलेगा, यार भाई ठीक है माल का बता दूंगा मैं, आज वो रमेश भाई की यहाँ गाड़ी लगाई थी तो मैं लेबर छोड़ने आया था, कितने में लगी, 4.5 रुपए में। अभी जिसने 13 बोला है ना, उसका चेहरा फोटो खींचने लायक है। वो काटे तो खून नहीं निकले ऐसा चेहरा हो गया है, लेकिन बोल नहीं पाएगा। उस पे अधिकार क्या है, बोले क्या। और वो आदमी पे भी नहीं अधिकार है जिसने 4 में दे दिया, 4.5 में दे दिया, उस पे भी नहीं अधिकार है। हालांकि अगले ने रेट नहीं भरा है, वो रेट भले 6 रुपए का भर सकता है, आपको बोला क्या 4.5 में लगे। अब एक तो आप सिर खुजाओ और देखो कि दूसरा व्यापारी कौन है, और दूसरा इसी को पकड़ के अंदर ले जाओ, फिर चाय पिलाओ, यार मेरा माल अच्छा है, उससे मैंने बंच कवर लगाया है, मैंने बहुत खर्चा किया है उस पे, वादान शाइनिंग बहुत अच्छी है, मेरा 21 माल है, तो ठीक है 5.25 लगा देंगे। भाई 4.5 उसका है, आपका 21 है तो 5 रुपए लगा देंगे, 5.25 लगा देंगे। आपकी हिम्मत है डबल से बोलने की 13 रुपए की, एक तो आपकी हिम्मत टूट गई, दूसरा कितना खींच लोगे वहां तक नहीं जा पाओगे। तो पूरे गांव में पूरे गांव में अगर एक आदमी ने प्रीमियम बनाया तो वो कुछ काम का नहीं है। फिर हमको लगता है कि यार ये बलराम बहुत बोलता है, बंच कवर लगाओ, फ्रूट केयर करो, दवाई डालो, पंजे कम करो, गधा न घोड़ा एक ही भाव में जा रहा है तो मैं करूं क्यों, ये प्रश्न आता है ना हमारे दिमाग में। ये टेंडेंसी हो जाती है सबकी, ये टेंडेंसी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या, मैं लेके आया हूं इलाज, बताऊंगा। इसका इलाज क्या, इसका पहला इलाज, क्या हम हिंगना ही नाम है, हिंगनी नी न में ही की मात्रा, हाँ मैं ना बोल रहा हूं है ना, नी बोलना चाहिए। हिंगनी, क्या हम हिंगनी गांव के किसान एक स्टेशन पे इकट्ठे हो सकते हैं माल बेचते समय? तो रास्ता है। अगर हम अलग अलग फोन लगाएंगे तो रास्ता कुछ नहीं है। अगर हम एक गांव के 15 केले के खेती करने वाले इकट्ठे हो सकते हैं तो सुंदरता क्या आएगी। छोटी सी बात मैं बतलाऊंगा, ज्यादा बहुत खींचता रहता हूं मैं। अभी 15 लोगों के पास, जैसे आपने बताया कि 1 लाख के ऊपर नीचे पौधा है, 5 लोगों की कटिंग आई, तो पहले क्या हुआ, पांचों ने अलग अलग फोन लगाया, मेरा 3000 है, मेरा 7000 है, मेरा 5000 है, मेरा 10,000 है। अभी इकट्ठे होकर के, भले किसी की किसी से नहीं जमती हो तो खाना खाने मत जाओ घर पे, लेकिन माल बेचने के लिए इकट्ठे हो जाओ। वो ठीक है, कहीं होता है कि एक का जूता दूसरे के पैर में नहीं आता है, तो हमको न तो बेटी बिहानी है, न उसको खाना खिलाना है, न हमको चाय पिलाना है, न बात भी नहीं करना है, लेकिन एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाओ। व्हाट्सएप है, डिजिटल है, एक लड़का ऐसा रखो जो दोनों से बात करता हो, उसको बोल दो, वो अगले को बोल देगा, मत बात करो। तो क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं 15 लोग? इकट्ठे हो गए तो हमारे पास एक डायरी चाहिए, किसके खेत में कितना पौधा है और कब कटिंग आने वाला है, नियोजन करो। और एक व्यक्ति ऐसा आगे करो जो व्यापारियों से कुशलता से बात कर सके, जिसकी बात का प्रभाव गिरे, जिसके सफेद बाल आ गए हो, जिसने कुछ मैच्योरिटी ले ली हो। नए बच्चे को बात नहीं करवाना है, नहीं तो वो व्यापारी उसको चलाएगा और उसको उत्तेजना में बात बिगड़ती है। इन 15 में से एक ने आगे होना चाहिए, जिसको अधिकार कुछ नहीं है, केवल बात करना है, जिसको पहले से हमने बोल रखा है 10 के नीचे नहीं देंगे, हो बात करना मत। पहले से हमने बोल रखा है गाइडलाइन कि हम इतने तक देंगे, लेकिन बात उसी को करना है। बात क्या करनी है, 5 लोगों का इकट्ठा किया, 35,000 पौधे, 7,000 इकट्ठा किया, 35,000 पौधे। अभी आपने फोन किया, बट्टू कन्ना मैं हिंगनी से बात कर रहा हूं रमेश, 35,000 पौधे का मेरा अभी था, कटिंग पे आ गया था, आप आकर देख लो। मैसेज क्या गया, 35,000 पौधा। अभी अलग अलग बात कर रहे हैं तो क्या मैसेज गया, 4,000 है, 7,000 है, 5,000 है, चिल्लर माल है। अभी क्या मैसेज गया, आपने बताया कुछ नहीं, केवल मैसेज उसको डिलीवर किया, मैं हिंगनी से हूं और मेरे पास 35,000 कटिंग पे आया। अभी 35,000 बोला
तो बटू कन्ना उसके लड़के को देखने नहीं भेजेगा, खुद आएगा। क्यों? बड़ा पॉकेट है यार, कहीं गलती नहीं हो जाए, मेरी चाल नहीं बिगड़ जाए। हमको जितना पैसा चाहिए ना, इससे ज्यादा व्यापारी को भी चाहिए, उनको चाल बनानी है। अगर ये अभी जो फोन आया है, इसको सप्ताह में 3 गाड़ी चाहिए, मैं इससे एडवांस ले लूं और इसको चाल नहीं दे पाऊं, कि कितने दिन टिकेगा मेरे पास? अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मेरे को हर तीसरे दिन इसको एक 20 टन का ट्राला चाहिए। वो हिंगने से बनाऊं कि चोपड़ा से बनाऊं कि जलगांव से बनाऊं कि बुरहानपुर से बनाऊं, उसको मतलब नहीं है, उसको वहां एक ट्राला चाहिए। तो तुम्हारा बचा हुआ पैसा आएगा, नहीं तो गया। ये रियलिटी कच्चे माल की। तो जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हर लोडर को आवश्यकता है। तो वो जो मेन ऑनर है वही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे पास जब व्यापारी आए तो फिर करना क्या है? मैं इतना हालांकि बड़ा नहीं हूं कि आप बुजुर्गों को सिखाऊं, लेकिन जो मैंने सीखा है जीवन से वो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। अच्छा लगे तो अप्लाई करना। जब व्यापारी आए तो उसके साथ करना क्या है? आपको तो ऐसे तखत पे ऐसे बैठना है। अभी पुष्पा फिल्म देखी किसी ने? हाँ, पीछे से देखी होगी। ऐसा बैठता है ना वो, अल्लू अर्जुन कैसा बैठता है, ऐसा बैठना है। इसमें कुछ घमंडता नहीं है, स्टाइल है। अगले को बिठाओ। और जो आपके गांव में नया लड़का जो पूना पढ़ाई करता हो, जिसको खेत में कभी नहीं गया हो, उसको बुलाओ। सुरेश इधर आ। जिसको खेती की एबीसीडी नहीं मालूम है, जो केवल मोबाइल चलाता है, वो कभी खेत में नहीं गया, उसने क्या करना है? ये काका को लेके जाओ, रमेश, सुरेश, उमेश वाले तीनों मेरे खेत दिखा के ला। अभी बटू कन्ना समझ रहा है यार, इसके 3 खेत कैसे हो गए, ये तो वो जानता भी होगा आपको, लेकिन आपने बीज रोपण किया। अभी वो लड़का जब खेत में साथ में जाएगा तो उसने कभी खेत में पेरिज नहीं रखा है, तो बटू कन्ना को क्या करेगा? काका ये खेत रमेश वाला है, 5000 है, जाओ देख के आओ। वो गाड़ी से उतरेगा नहीं, वो उधर मोबाइल चला रहा है। उसको क्या मतलब तुम्हारे केले का क्या रेट है, क्या बिकता है? उसको तो वापस छुट्टी बिताकर पूना जाना है, पढ़ाई करने। अभी उस व्यापारी के पास कोई ऑप्शन है? वो खराब पौधे के पास ले जाके बीज डाल लेगा? उसको क्या करना है? पूरा माल देखना है, खुद को समझना है कि इसमें कितना अच्छा है, कितना खराब है। खुद अपनी मनस्थिति लेके बाहर आएगा। वो लड़का दूसरे खेत में लेके जाएगा, फिर बोलेगा ये 7000 है, देख के आओ। वो हिलेगा नहीं और वो चुपचाप देख के आ जाएगा। माल इस तरह से बेचना चाहिए। आपने बोला जवान, जरूरत क्या है? बच्चे को भेजो ना, देख के आना भाई। तेरे को क्या समझ में आता है? तेरे को जो चलता है वो देख क्या बराबर है। भाई, वहां जाकर के और गंदा अपने दिमाग में डलवा के क्या करना है? जब वापस वो घर पे आएगा ना, तो उससे रेट की बात नहीं करना है, रेट की बात नहीं करना है। उसको बोलना भाई क्या कॉफी पीता है, चाय पीता है, क्या पीता है? जूस पिएगा? नाश्ता कराओ, चाय कॉफी कराओ। और चाय कॉफी नाश्ता हो, जब तक रेट की बात नहीं करना है। यार बटू कन्ना, मैंने एक डिसीजन लिया है अभी बच्चों से बात करके, कि एक तो ये 35,000 तेरे से ही कटवाना है, क्योंकि तेरा मेरे को रिकॉर्ड पता है। आदमी तुम अच्छे हो, पैसे डुबाते नहीं हो। और आने वाले समय में मेरे 1.5 महीने बाद 1 लाख पौधे आएंगे और 3 महीने बाद 2 लाख पौधे और आने वाले। तो अभी तो ये महीना 35,000 काट ले। माल तेरे से ही कटाऊंगा, दूसरे को नहीं देने वाला हूं। अभी उसकी बात चालू करने के पहले आपने क्या बीज डाल दिया कि हिंगनी में आज के बाद माल कटेगा तो मेरे से बात करनी है। आपने बोला कुछ नहीं, उसको बता दिया। अभी 35 है, फिर 1 लाख है, फिर 2.5 लाख है। हिंगनी में आज के बाद माल कटेगा तो मेरे से बात करनी है, एक। दूसरा, ये जो 35,000 है इसका सही भाव लगाएगा तो 1 लाख और 2 लाख मिलेंगे, नहीं तो दूसरा व्यापारी तैयार है। ये इनडायरेक्टली आपने उसको बता दिया, ये बता दिया आपने। अभी उस व्यापारी को अगर जमता है, वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं बताएगा कि 13 रुपए ना 3 रुपए, ऐसा वेरिएशन नहीं आएगा। जो एक्चुअल में वो ले सकता है, क्योंकि उसको चाल बनानी है, एक्चुअल में वो माल ले सकता है, तो वो एक्चुअल बात बोलेगा कि यार भैया वो एक जो 3,000 वाला था ना, वो थोड़ा हल्का है, वो उधर नहीं जाएगा, उसको अपन दूसरे मार्केट में भेजेंगे या फिर मैं दूसरा लड़का भेज दूंगा, लेकिन ये 2 चल जाएंगे, इसका 7.5 रुपए लगा दूंगा। मतलब एक वो एक्चुअल बात करेगा। और ऐसा एक व्यापारी के साथ नहीं करना है।
आपके क्षेत्र में 8 व्यापारी है, एक को आज बुलाया सुबह, एक को दोपहर को बुलाओ, एक को शाम को बुलाओ, चौथे को कल सुबह बुलाओ। आटों के साथ ऐसा ही करना है। अभी हो क्या रहा है पता है? व्यापारी आपको सिलेक्ट कर रहा है कि किस किसान का माल काटूंगा। अगर हम इकट्ठे होकर के एक आदमी बात कर रहा है तो फिर हिंगनी सिलेक्ट करेगा कि किस व्यापारी को माल देना है। डिसीजन चेंज हो गया। अभी कुछ हमने फेरबदल नहीं किया। कितना फेरबदल किया? डिसीजन हमारा किसको माल देंगे, और अगले की हिम्मत नहीं आपसे गलत वे में बात कर ले या ज्यादा डाउन रेट में बात कर ले। वो समझ जाएंगे, भले व्यापारी इकट्ठे मिले हुए हों, लेकिन वो समझ जाएंगे कि हिंगनी जो सही रेट देगा उसको माल देगा। छोटी सी शुरुआत, यहां से हम इकट्ठा होकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप खुद की यूनिटी बना लो। पहली शुरुआत। दूसरा, जैसे ये जम्मू कश्मीर से फोन आया था, तो जितने दूर माल जाता है उतना रेट ज्यादा मिलता है। जैसे यहां से हमने जलगांव भेजा तो जलगांव 2.5 रुपए में बिक रहा होगा क्योंकि आसपास केला लगता है। यहां से इंदौर भेजा तो वहां भी बड़वानी केला लगता है तो 4 में बिकेगा। जयपुर भेजा तो शायद 5-6 में बिकेगा। दिल्ली चंडीगढ़ भेजा तो 7-8 में बिकेगा। और जम्मू कश्मीर भेजा तो शायद 9-10 में बिकेगा। जितनी दूर भेजोगे उतना ज्यादा रेट में बिकता है। लेकिन उसके साथ पैरेलल एक चीज क्या हो गई है, अभी जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, मैं पैर बदल लेता हूँ, पुष्पा नहीं हूं मैं। हाँ ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और क्या गड़बड़ होती है, दूर वालों को बड़ी गाड़ी में माल चाहिए। यहां से अगर मैं पंजाब माल भेजता हूं तो 10 से 12 टन की लोडिंग होती है आइसर की। 10-12 टन अगर मैं हिंगने से पंजाब भेजता हूं तो 6 रुपए 70 पैसे का खर्चा आता है पर केजी का। सिरपुर ताप्ती बेल्ट से अगर मैं पंजाब माल भेजूं तो जो गाड़ी का भाड़ा है ना 66,000 70,000 लगता है 10 टन का। तो पर केजी का भाड़ा कितना लगा? 6 रुपए 70 पैसे, 6.5 रुपए। व्यापारियों का कहना क्या है कि बलराम भाई आप हमें 20 टन 18 टन का बड़ा ट्राला भेजो। बड़ा ट्राला जाएगा तो 5 रुपए का भाड़ा लगता है। वो डीजल में, परते में, भाड़े में पैसा कम लगता है। उनका कहना है कि बलराम भाई हम 50 पैसे हम कमाएंगे, 50 पैसे किसान को ज्यादा देंगे। परता ऐसा बिठाओ कि बड़ी गाड़ी लोड हो। अभी छोटी गाड़ियां लोड हो रही है। एक्सपोर्टर आता है, 20 टन का कंटेनर बनता है, वो और ज्यादा पैसे देता है। अभी किस किसान के यहाँ 20 टन एक ही कटिंग में निकलता है? बहुत कम किसान है ऐसे। माल की शुरुआत होती है तो बाउंड्री पर 150 झाड़ कटिंग पे आते हैं और माल खत्म होता है तो 5 टन बचता है। तो ये कहा जाता है पिकअप में, दाहोद जाता है जहां कचरा पट्टी सब कटता है। तो जितना कम माल, जितना छोटा ट्रांसपोर्ट उतना रेट कम, ये तो पता है ना हमको। जितना बड़ा माल ज्यादा ट्रांसपोर्ट उतना रेट ज्यादा, लंबी दूर जाने वाले का रेट ज्यादा। तो इसके लिए एक तो आपको इकट्ठा होना है, वो तो स्टाइल समझ में आ गई ना बात करने की। दूसरा, हमें खेती की स्टाइल एक जैसी करना पड़ेगी। अगर हमें बड़े ट्राले में माल भेजना है तो खेती की स्टाइल एक जैसी करना पड़ेगी। स्टाइल से मतलब है कि अगर हमने हिंगने में डिसीजन लिया कि 5x6 पे लगाएंगे तो सभी किसानों के यहाँ 5x6 पे लगना चाहिए। तो किसी भी खेत का माल हम उस ट्राले में भरें तो क्वालिटी एक जैसी बनेगी। अभी किसी के यहाँ 4 टन माल है, किसी के यहाँ 60 टन माल है, किसी के 8 टन माल है, तो रेट अलग अलग नहीं होगा, रेट एक होगा। और व्यापारी को फायदा क्या होगा? एक ही गांव से बड़ी गाड़ी लोड हो जाएगी, एक ही गांव से। किससे है? वही फोन करो। ये दूसरा है। तो व्यापारियों के फोन दिन भर भी आते रहते हैं कि बलराम भाई हमको कोई स्टेशन से माल देने वाले। अगर हम डिसाइड करें कि एक जैसी क्वालिटी बनाए हिंगने में, दूसरे गांव को छोड़ दो, सिरपुर क्या हो रहा है, चोपड़ा क्या हो रहा है, जलगांव क्या हो रहा है, भुसावल क्या हो रहा है, वहां सीखने को जाओ।
वो सिस्टम में लो मत। सिस्टम खुद के गांव के अगर 15 किसान हैं तो 15 इकट्ठे हो जाओ और एक दिशा की खेती करना है, एक तरीके की। अगर आप 15 को लगता है कि बलराम ठीक बोल रहा है तो पहले बलराम को सामने बिठाओ, आपके केले की समस्याएं क्या है बलराम को लिखवाओ। आपका सुना तो अगली बार ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए। कंडीशन अप्लाई। आपको अगर कोई और एग्रोनॉमिस्ट समझ में आता है, आरके सिंह समझ में आता है, तो इनको सामने बिठाओ। भैया हम हिंगने वाले एक दिशा में हिंगनी वाले एक दिशा में खेती करना चाहते हैं। आपको जो कंपनी पसंद हो उस कंपनी वाले को सामने बिठाओ। भैया हम आपसे केले का पौधा ले रहे हैं, हम एक दिशा में खेती करना चाहते हैं, सबके खेत में एक जैसी क्वालिटी चाहिए। किसी की काली मिट्टी है, किसी की पीली मिट्टी है, वो छोड़ दे, क्वालिटी हमको एक जैसी लाके देगा। क्योंकि हमारा एक ट्राले में चारों खेत का माल जाएगा तो चेंबर वाले के यहाँ अलग अलग कलर नहीं आना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? टिश्यू कल्चर कंपनियां क्या करती पता है? जिसने फरवरी में रोप बुला के लगाया उसको भी वही पर्चा आएगा खाद का, जिसने जून में केला लगाया उसको भी वही पर्चा आएगा, और जिसने अक्टूबर में केला लगाया उसको भी वही खाद का पर्चा आएगा। अभी रमेश के यहाँ काली मिट्टी है 20 फीट 15 फीट, उनके यहाँ भी वही पर्चा है खाद डालने का। सुरेश के यहाँ पहाड़ की करवट में पथरीली चुनखड़ मिट्टी है, उसके यहाँ भी वही पर्चा है। तो दोनों के यहाँ क्वालिटी एक जैसी बनेगी? एक के यहाँ बोरिंग का पानी है, एक के यहाँ ताप्ती का पानी है। सिंपल सी बात है। जनवरी वाले का डोज अलग आएगा, फरवरी वाले का डोज अलग आएगा। क्योंकि फरवरी में जिसने केला लगाया है, दिसंबर की ठंड उसको कितने महीने हुए हैं, और जिसने जून में केला लगाया है उसका फ्लावरिंग आ रहा है दिसंबर में, और फरवरी में जिसने लगाया उसका माल कटने की तैयारी है दिसंबर में। तो शेड्यूल अलग अलग आना चाहिए ना, शेड्यूल एक जैसा। इसलिए क्वालिटी बनती नहीं, इसलिए हल्का भारी रहता है। हम इसलिए बोलते हैं कि उसकी जमीन अच्छी थी इसलिए पक गया। हम कभी बोलते हैं ना कि वो पीली माटी बेवाड़ था इसलिए पक गया। हम 50 साल से केला कर रहे हैं लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मेरी जमीन में कैसा अच्छा पकेगा। ये कंफ्यूजन है ना। तो जमीन के हिसाब से और कम से कम महीना बदलने के हिसाब से शेड्यूल अलग आता है। आप जिसको सही मानते हो उसको सामने बिठाओ, भैया इस महीने केला लगेगा, और 365 दिन केला लगाओ। आपका माल काटने के लिए मैं बैठा हूं 365 दिन। कब? जब आप मेरे साथ चलोगे। और बटुकन्ना, गोपी केला, ये भी 365 दिन गाड़ियां भरते हैं। सिरपुर ठेले पे 365 दिन केला मिलता है। हमको केवल मई में लगाना है, वो बात अलग है। भाई केला तो 365 दिन मार्केट में बिक रहा है ना। तो 365 दिन लगना भी चाहिए, और हर खेत का हर महीने का फर्टिगेशन का शेड्यूल उस महीने के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन पूरे गांव में एक जैसी रूट मैप पर खेती करना चाहिए कि अगर 5x7 पे लगाया तो पूरे गांव में 5x7, 5x6 पे लगाया पूरे गांव में 5x6, या हमने अगर अच्छे एग्रोनॉमिस्टों की सुन करके 7x5 पे लगाया तो पूरा गांव 7x5 पे लगाओ, ताकि माल अगर अलग अलग खेत का बने तो एक गाड़ी में बन के चले जाए। तो पहली शुरुआत हम यहां से कर सकते हैं कि क्या हम एक गांव के किसान इकट्ठे हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इसके बाद की सारी शुरुआतें हैं। मैं पूरे निमाड़ अंचल में ये काम कर रहा हूँ, वहां चालू कर दिया है। अभी 7 दिन ताप्ती बेल्ट पे रहने वाला हूँ। 24 से लेकर 29 तक मैं बुरहानपुर तक जाने वाला हूँ। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां, हर गांव में मीटिंग ले रहा हूँ। जो किसान मेरे साथ आ रहे हैं उनके साथ हम बढ़ रहे हैं। अभी ये जो भैया के 35,000 पौधे खुद के थे जो गए, और इनके गांव में टोटल मेरे 70,000 पौधे लगे रेवा के। तो अभी उनके फल आ गए हैं। उनको मैंने बोला फ्रूट केयर कर लो, बैगिंग कर लो। पैसे नहीं है यार, 9 रुपए पौधे लगेगा 70,000 पौधे। तो ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो मैंने बोला कल मैं बैग भेज देता हूँ, माल कटेगा फिर पैसे देना। ये उनको बोला है मैंने, अभी बैगिंग आएगा उनके यहाँ। तो अगर हम ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो ये फायदे मिलने वाले हैं। इकट्ठे होंगे और ग्रुप में चलेंगे। ग्रुप मतलब हम किसानों का संगठन। मेरे पास 450 से ज्यादा किसान हैं।
नर्मदा बेल्ट के, आपके जलगांव के, यूपी के कई सारे किसान ग्रुप में जुड़े हुए मेरे साथ में। तो ग्रुप ये काम कर रहे हैं और हमने एक डिसीजन लिया है कि हम अब एग्रीकल्चर को, केले की खेती को हिंदुस्तान में नए आयाम पर लेके जाएंगे। 2010 से में जब चालू हुआ ना, तो जब मैंने R&D किया था तो भारत का केला मात्र 3% एक्सपोर्ट होता था, 3%। अभी 7.5% एक्सपोर्ट हो रहा है आज। और पिछले 2 महीने में जो रेट कम था ना, वो क्यों था पता है? 1.5 महीने से एक्सपोर्ट बंद था, इसलिए रेट कम था। क्यों? जहां सोलापुर, सांगली, आंध्रा जीरो चिलिंग का माल है, जो एक्सपोर्ट होना था, वो दिल्ली, चंडीगढ़ जा रहा है। आपका चिलिंग वाला माल जो दिल्ली, चंडीगढ़ जाता था, वो घर पे रुक गया। यह व्यापारियों के पास डिमांड नहीं है, वो डिमांड चली गई आंध्रा, सोलापुर, सांगली, सतारा, वहां डिमांड चली गई। तो हमारा रेट एकदम 1.5 महीने रुक गया। अगर हमारे पास जीरो चिलिंग का केला उस समय होता, वो भी 13 में बिकता, हमें 3 में बेचना पड़ रहा है। ताप्ती बेल्ट जो आज यहाँ क्लाइमेट है, यावल का और यहाँ का क्लाइमेट फर्क है, लगभग एक जैसा है, लगभग एक जैसा है यावल का यहाँ का। 4 दिन पहले मैंने YouTube पर वीडियो डाला है, यावल में रेवा प्लस का केला कटा 10 रुपए 41 पैसे में। क्या नाम था किसान का? वराडे करके है ना, वराडे। 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। 4 दिन पहले आपके गांव के क्षेत्र का क्या रेट था? 6 रुपए के ऊपर नीचे। तो 4 रुपए मायने रखता है, बहुत बड़ा गैप है ये। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप बना करके। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं। जिस किसान के पास पानी है, ड्रिप है, पैसा नहीं है, 2-3 साल से मार खा रहा है, आगे केला लगाने की हिम्मत नहीं, पापा ने मना कर दिया है, उस किसान, वो अगर चाहे तो ग्रुप के साथ जुड़ करके पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई सब ग्रुप देगा। माल बेचने की जिम्मेदारी ग्रुप की। इतनी सुविधा भी हम दे रहे हैं, जो किसान आना चाहे उस कंडीशन में आ सकता है। लेकिन इसमें अभी पूरा सुनो यार, मजा आएगा। लेकिन इसमें जब माल कटेगा तो 70-30 का भाग होगा, क्योंकि ग्रुप पैसे लगा रहा है। तो ग्रुप के पास पैसे नहीं, हम तो किसान हैं, हमको जो माल खरीदने वाले ना वो पैसे डाल रहे हैं कि बलराम भाई मुझे अप्रैल में 10 गाड़ी माल चाहिए, तो 10 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, 10 लाख रुपए भेज दें, तेरा माल बुक करते हैं। 250 एकड़ का एक ही आदमी है जो 2.5 करोड़ रुपए लगा रहा है ग्रुप के ऊपर। विनीत जी नाम है उनका, जो जम्मू कश्मीर में नया चेंबर लगा रहे हैं अभी। उनको, विनीत जी की मैं एक पोर्टफोलियो बताता हूँ जो बलराम के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक चेंबर लगाना है 6000 टन का। कई सारे चेंबर हैं उनके, एक चेंबर में 6000 टन 1 साल का लगता है, मतलब एक दिन का 20 टन माल। वो रहने वाले चेन्नई के हैं। ऐसे उनके 18 चेंबर है। कितने? 18। एक आदमी की बात बता रहा हूं जो बलराम के साथ जुड़े हुए हैं। 20 टन माल पर डे, 18 चेंबर, 18 गाड़ी माल, 18 गाड़ी नहीं, हमारे हिसाब से तो 36 गाड़ी, तो 10-10 टन की गाड़ी हम बोलते ना, तो 36 गाड़ी माल पर डे एक ही आदमी को चाहिए, 360 पर डे। तो वो आदमी अपने ग्रुप के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए डाल रहे हैं कि मेरे लिए 250 एकड़ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। तो उनको हमने क्या श्योरिटी दी है? या तो आपको माल मिलेगा या आपको पैसा वापस मिलेगा। हो सकता है कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, या किसान बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। हमने पैसा लगाया 100 किसानों पर, 10 किसानों से गड़बड़ी हो गई, चूक हो गई, वहां से माल नहीं उठा पाए, आंधी तूफान आ गया, नहीं माल उठा पाए, तो उनको हमने क्या श्योरिटी दी है? ब्याज नहीं दे सकते हम किसान हैं, या तो माल देंगे या पैसा वापस देंगे। किसान से पैसे आए नहीं आए उनको गारंटी नहीं, उनको बलराम की गारंटी चाहिए। बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है हमारी, एफपीओ की गारंटी चाहिए। तो हमने उनको राइटिंग गारंटी दी है कि आपका पैसा हमारे पास सेफ है, या तो माल देंगे या पैसा पूरा वापस देंगे। अब ऐसे लोग डायरेक्ट किसान के पास तो एक एक के पास नहीं जा पाएंगे ना, उनके लिए कमेटी चाहिए। अगर आप लोग इकट्ठा होकर के चलने को तैयार हो तो ऐसे कई सारे हमारे पास काम है। गुजरात में कई मंडलियां हैं,
अभी ज्यादा हो रहा है क्या? ठीक है। अपना भी ठीक है कि ज्यादा हो रहा है। मेन मुद्दा अब है। एक्चुअली मेरी गड़बड़ क्या है कि मैं जब बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि पूरा चीर फाड़ देना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर बात समझ में आए, वरना बात करने का कोई औचित्य नहीं है। हमने क्यों ये सिस्टम चालू किया? बलराम क्यों आपके सामने कमेटी बनाने की बात कर रहा है? हमने ग्रुप में ये तय किया कि केले को 3% से 30% तक लेके जाना है। तो जो हमने 2010 से मुहिम चलाया था, अभी हम 7% तक आ गए। तो एक्सपोर्ट को हम अगर 30% तक लेके गए तो डोमेस्टिक का कभी भी रेट 10 रुपए के नीचे नहीं आएगा, ये फिक्स है। डोमेस्टिक में माल बेचने की इच्छा है, एक्सपोर्ट में माल बेचने की जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट को क्रिएट करके एक्सपोर्ट को 30% तक ले जाएं ताकि हलचल चालू रहे, तो हमारा रेट कम ना हो। क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो पतला केला कटेगा, डोमेस्टिक में दोगे तो मोटा केला कटेगा। तो 10-15% वजन फर्क पड़ता है। 22 किलो है तो 24 किलो बेच सकते हैं, 25 किलो बेच सकते हैं दिल्ली चंडीगढ़ मोटा करके। तो वो अपनी जगह है कि एक्सपोर्ट वाला ज्यादा रेट दे रहा है तो फिर हम उसको पतला भी दे सकते हैं, वो उस दिन का डिसीजन मायने रखेगा। तो हमने ग्रुप ने क्या डिसीजन लिया है, कुछ मंडलियों को हमने R&D करी है। एक मंडली पर शोध किया। मंडली गुजराती शब्द है, मंडली। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं ग्रुप, और हम MP में बोलते हैं कमिटी। हम थोड़े ज्यादा होशियार लोग हैं, कमिटी बोलते हैं, अपडेट हो गए। तेरे को भी ऐसी आती है, कमिटी बोलते हैं, यहाँ भी होशियार लोग हैं। तो हमने मंडलियों को कुछ R&D किया। एक मंडली है जिसमें 550 किसान जुड़े हुए हैं, 550 केले के किसान। उन केले के किसानों को केले का पौधा चाहिए तो मंडली को लिखवाते हैं 5000 पौधा जून 15 तारीख, फरवरी 3000 पौधा 1 तारीख। मंडली की जिम्मेदारी है पौधा बुलाकर किसान को देना। किसान के पास पैसा है तो पैसा देता है, नहीं तो माल कटेगा जब पैसा देंगे। ऐसा मंडली में वो जुड़े हुए हैं तो ये सपोर्ट मिलता है। उसके आगे खाद चाहिए, दवाई चाहिए, तो मंडली ने एक बहुत बड़ा गोडाउन बना के रखा है, दुकान नहीं गोडाउन है। DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, ट्राली लेके आओ। कितने पौधे लगे हैं? 5000। 10 लाख तक की क्रेडिट करेंगे। 3000 पौधे हैं, 6 लाख तक की क्रेडिट करेंगे। एक पौधे पर 200 रुपए तक की क्रेडिट करती मंडली। कार्ड बना रखे हैं, 5000 पौधे हैं, साल भर में पौधा, DAP, यूरिया, 1261 एमिडाक्लोपिड, ड्रेंचिंग, फलाना ढिमका सब लेके जाओ। माल कटेगा, पैसा काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आदमी उन 550 में से एक बाहर निकलता है, एक बार पैसा नहीं देता है, ठीक है ना, एक बार नहीं दिया ना, आज के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर ही रहो। डुबा दिया एक बार आपने 1.5 लाख रुपए, ये 499 लोग, मतलब 449 लोग आपका ध्यान रखेंगे, हर बार आपको टांग अड़ाएंगे, चिंता मत करो। वो बेचारा इधर ही रहता है, चुपचाप पैसे देता है, उसको नुकसान क्या है? फायदा है ना भाई, आज जेब से 1 रुपया लग नहीं रहा है। दूसरा और फायदा क्या है पता है? कोई भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का प्रोडक्ट 25% से 35% की गैप रहती है। जैसे ही आप किसी दुकानदार के पास जाओगे माल लेने के लिए, और आपने बोला कि दिवाली पे पैसे दूंगा, तो 2% का ब्याज जोड़ करके रेट जुड़ेगा। ये रियलिटी है। घर से कोई भरने वाला है नहीं। जैसे आपने 10,000 का माल लिया तो 200 रुपए उसमें ब्याज जुड़ गया। ऐसा ही व्यवहार होता है, ये रियलिटी है। लेकिन मंडली क्या करती है कि जो भी माल आ रहा है उसमें 10% मंडली का, बाकी का किसानों को कम में देती है। गैप अगर 25% की है तो 10% मंडली ने रखा, 15% कम में देगी। एक तो उधार दे रही है, दूसरा कम में दे रही है। और मंडली किन की है? हम किसान है उसमें, दूसरा कौन है? किसानों ने डिसीजन लिया ऐसा करना है। ये खूबसूरती लगी मुझे उनकी। यहां तक रुके नहीं, व्यापारी उन 550 किसानों का काटने माल जाएगा तो डायरेक्ट कोई माल व्यापारी को नहीं बुलाएगा।
मंडली को बोलेगा हमारा माल कटिंग पे आ गया है, तो वो मंडली वाला ऐसा बैठता है, कौन है माल देने वाला, इधर आ, ये 550 लोगों में 30 लोगों का कटिंग आया है, जा देख क्या। वो मंडली के थ्रू व्यापारी जाता है, वो ऐसे पुष्पा के जैसे बैठे रहते हैं। तो व्यापारी की हिम्मत नहीं कि पैसा डुबा दे, क्योंकि 550 लोगों में कितना केला लगा होगा, 3000 भी एक आदमी लगाता है, 5 15 15 लाख पौधे लगते हैं। तो 15 लाख पौधों का माल काटने की चाल मंडली से मिल रही है। वो व्यापारी कहीं 2 लाख रुपए दबा के चिप गया ना, तो मंडली एक कलेक्टर को लेटर लिखती है, भैया ये 2 लाख नहीं आ रहे, देखो तो। कलेक्टर की हिम्मत नहीं वो मंडली का लेटर छोड़ दे, वो उसको किधर से भी ढूंढ के लाएगा, 2 लाख वसूल करवाएगा। तो ये मंडली के फायदे हैं। व्यापारी जाता है मंडली के थ्रू, रेट ठीक ठाक रहता है, गड़बड़ नहीं होता है, यहां तक रुके नहीं वो। इतना समझ में आया? अगर ग्रुप हम बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है, यहां तक रुके नहीं। थोड़ा समय बीता, उन्होंने क्या किया, किराना ग्रोसरी बड़ी खड़ी करी, चाय पत्ती, शक्कर, तेल, दाल, गुड़, चावल, मूंगफली के दाने, झोला लेके आओ, मंडली से लेके जाओ, 10% रखती है, बाकी कम में देती है। आपने 5000 पौधा लगाया ना, तो 10 लाख तक की क्रेडिट करेंगे। आप खाद ले जाओ कि घर खाने का सामान ले जाओ, वो मंडली का है। और वो जो 10% बच रहा है, ये जो 10% बच रहा है, ये भी मंडली में आप ही लोगों के पास बंटने वाला है। 31 मार्च को ऑडिट होगा, जितना प्रॉफिट हुआ किनका है, ये 550 लोगों का है। तो ऐसे किराना में भी उन्होंने किया है। अभी किसान को खेत में काम करने के लिए सुविधाएं मिल गई, पौधा, खाद, दवाई सब मिल गया, उसको केवल लेबर अरेंज करना है और बिजली बिल, इसके अलावा कुछ उसको जरूरत नहीं है। घर चलाने के लिए किराना मिल गया, आटे दाल का सब काम हो गया उसका। अभी इतना सुंदर माल बनता है, ज्यादा व्यापारी वहां टिके रहते हैं, 36 स्क्वायर फीट के नीचे लगाते नहीं वो। ऐसा हो सकता है, आप लोग चाहो तो यहां भी हो सकता है। यहां पर भी वो रुके नहीं। मैं किस लिए इसमें आया हूं वो मैं बताना चाह रहा हूं। उन्होंने क्या किया है, 3 बड़े अस्पताल हायर किए हैं, 3 बड़े हॉस्पिटल अटैच किए हैं जो विश्वसनीय है, और मंडली वालों को कार्ड बना के दिया है। इन 550 लोगों में इमरजेंसी किसी की भी आए, उन्होंने एक एवरेज बीमा करा लिया है कि 550 परिवार का बीमा, एक किस्त वो भरते हैं। इन 550 लोगों में कुछ गड़बड़ी आई, कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाना है। पैसा हो तो ठीक है, नहीं पैसा हो तो 1 रुपया देना नहीं। वो मंडली गारंटर है। अगर इमरजेंसी में 3 लाख रुपए लग गए, तो आज उस किसान को देखना नहीं मुझे कहां उधार करने जाना है, कहां मेरी पावती गिरवी रखना है, और किस सेठ के पास मेरे ज्वेलरी घर की रख के आना है, पैसे लाना है। वो मंडली उसके साथ में है। मंडली कौन? हम किसान। और पैसा कैसे वसूल करते हैं वो? इधर तो जो खाद बीज दवाई का है माल करते हैं तब वसूल करते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का पैसा है उसका तरीका अलग है। जितना खर्चा लगा उसमें 3 का भाग करेंगे, 1 साल में 1 ही भाग लेंगे। अगर 3 लाख आपका खर्च हुआ है, 3 का भाग किया, तो इस साल जो माल कटा 1 लाख रुपए ले लिया आपसे, अगले साल 1 लाख लेंगे, तीसरे साल 1 लाख लेंगे। इससे सुंदर व्यवस्था कुछ हो सकती है? हमको चाहिए क्या यार? खेत में काम करने को सफाई, पैसा, भोजन खाने के लिए, घर की व्यवस्था और फैमिली की सिक्योरिटी। हम कर्म करने को तैयार हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव से थक चुके हैं। ये रियलिटी है ना। केला छोड़ेंगे तो पपीता क्या लगाएंगे, वो भी तो घर पे ही है। मिर्ची लगाएंगे, उसमें भी तो वायरस आ रहा है। तो हम जो फसल लगाएं, क्या उसको इस ताने बाने में बूंद सकते हैं? ऐसा एक कुछ इस दिशा में जा सकते हैं। एक सुंदर लाइन लिखी उन्होंने, और इसके लिए मैं आया हूं कि अगर जो परिवार हॉस्पिटल में गया है, कुछ अगर उसके साथ गड़बड़ी हो गई, उसका खेत आंधी तूफान में चला गया, बच्चा था बाहर से आया नहीं, वो दिक्कत में है, पैसे नहीं है, वो दे ही नहीं सकता, तो मंडली बोलती है लीगल फैक्ट, वो तो सभी लोग देखेंगे ना कि रियलिटी क्या है, तो लीगल फैक्ट बोलेंगे भैया हम 550 में से 549 लोग इसका पैसा दे देंगे। घर से नहीं देते हैं, ये जो मंडली 10% कमा रही है, यहां से हॉस्पिटल का पैसा चले जाता है, और कुछ बीमे करा के रखे हैं। अब उस परिवार को कितनी बड़ी सांत्वना मिलेगी
जब उसको आज जेब में 1 रुपया डालना नहीं और घर पे आदमी कंप्लीट ठीक होके आ रहा है, और अगर गड़बड़ी हो रही तो उसको ये चिंता नहीं है कि मेरे को घर बेच करके पैसे जमा करने हैं। अभी कोरोना में काफी लोगों के साथ ये हुआ है, जो सेकंड वेव थी ना, किसी की जमीन बिक गई है, किसी का खेत बिक गया, किसी का मकान बिक गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी की कार बिक गई, और बिकने के बाद भी बचा नहीं। ये भी बड़ी गड़बड़ हुई है। तो मैं इसलिए ये कमेटी बनाने के लिए घूम रहा हूं गांव-गांव। तो वापस वहीं आता हूं, अगर आप लोगों को मेरी बातें ठीक लग रही है तो एक दिशा में गमन करना चालू करो, और अगर आप केला कमेटी बनाने के लिए तैयार होते हो तो एक आदमी आपके गांव से मुझे दो कि ये बलराम भाई आपसे बात करेगा। तो मैं आज ग्रुप बनाता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उस आदमी को एडमिन बनाता हूं, मैं खुद रहता हूं, और महाराष्ट्र में गणेश भाई पूरे हमारी टीम को संभाल रहे हैं। और किसी को पौधा चाहिए, मार्केटिंग देखते हैं आरके सिंह। जरूरी नहीं है मेरे से पौधा लो, जरूरी है इकट्ठे हो जाओ। मेरे साथ में चलना हो तो मैं चलने को तैयार हूं। पौधा, गाइडलाइन, मार्केट, तीनों चीजें। हो सकता है मेरे चलने में कुछ आपको लगेगा कि बलराम में गड़बड़ियां हैं, तो चलते चलते साथ में सुधार करेंगे। जो आपको लगेगा वो आप बताओगे तो उसमें रिपेयरिंग आएगी। लेकिन मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो केला कमेटी आप चाहो तो खुद हिंगनी के लोग इकट्ठे हो जाओ, एक स्टेशन पे आ जाओ, और आज के बाद हम पहली शुरुआत क्या करेंगे? ऐसा लग रहा है हमने इकट्ठे होना चाहिए, फिर होना ही पड़ेगा ना। तो हो सकते हैं, काफी सारे रास्ते हैं। इकट्ठे हो गए तो पहली शुरुआत हम क्या करते हैं? किसी भी कंपनी का पौधा हो, फल आ रहा होगा किसी के यहाँ, तो फ्रूट केयर करना है, उसकी पूरी रेसिपी है कैसे करना है, ताकि हम जब व्यापारी को बुलाएं तो आज के बाद एक आदमी बात करे उस व्यापारी से। जरूरी नहीं बलराम माल काटे, जरूरी है कि हमारे गांव में रेट ज्यादा मिले। तो जितने लोकल व्यापारी है उनको भी बुलाएंगे, बलराम की टीम से भी एक आदमी आएगा, जो ज्यादा रेट देगा उसको हम माल देंगे। तो पहली शुरुआत करते हैं, जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है उनको एक जैसा फ्रूट केयर का ट्रीटमेंट करें। छोटी शुरुआत। अभी किसी ने कुछ भी ग्राफ लगाया, कोई सी भी कंपनी का पौधा लगाया, कैसा भी किया, आज के बाद जिनके यहाँ फ्लावरिंग आ रही है उनको थोड़ा सा फ्रूट केयर करते हैं। फल में कुछ ट्रिक है, कुछ तरीके हैं, वो मैं उस ग्रुप में डालूंगा, अपन शेयर करेंगे। तो एक जैसी दिशा में गमन करते हैं, और आज के बाद केला लगाएंगे यहां पर, तो जिस कंपनी का पौधा पसंद हो उस आदमी को सामने बिठाना है, भैया हमको एक दिशा में गमन करना है, आप बताओ। अगर बलराम समझ में आता है तो बलराम को सामने बिठाओ, आपके जितने प्रश्न हो सामने रखो, बलराम सबके उत्तर दे सके तो बलराम आपके साथ चलेगा। 2 उत्तर भी बचते हैं तो आप बलराम के साथ चलोगे, उल्टा करेंगे सिखाने के लिए। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी आपके कोई अगर प्रश्न हो तो बताइए, क्योंकि बातें मेरी खत्म नहीं होती। राम राम। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत घर करने वाली है। ये बंद किया क्या? भैया का एड्रेस, मतलब आपका परिचय, हम कहाँ पर हैं और अभी जो चर्चाएं हुई इससे आपको क्या समझ में आया? आपका एड्रेस और परिचय, नाम पता। नमस्ते, मैं सुनील भगवान पाटिल, हिंगनी डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार से। बलराम जी से मीटिंग हुई, सारे किसान हिंगनी से इकट्ठा हुए, तो बलराम जी ने जो भी आइडिया दी उससे हम डिस्कस करेंगे। गांव में सब किसान इकट्ठा होके बलराम जी से जुड़े, ये संकल्प करके फिर बलराम जी से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। ओके जी।